इस वीडियो में मैंने 2025 का जो बोर्ड पेपर हुआ था ना क्लास 10th के मैथ्स का, उसमें सारे चैप्टर्स के यानी कि जितने भी चैप्टर हैं 10th क्लास में उनके एमसीक्यू को कंपाइल करके और इसको बनाया है। अगर एक चैप्टर में मैं कहूँ कि करीब करीब 10 एमसीक्यू हैं तो ये मल्टीप्लाई भी करता हूँ, मान लीजिए 12 से, तो मोटा मोटा 120 प्लस एमसीक्यू मेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं। एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बोर्ड क्वेश्चन से नथिंग, सैंपल पेपर जो बोर्ड में आए हैं वही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। कोशिश करो पहले खुद करो, जैसे ये पेपर ये आया था, ठीक है? फिर मेरा आंसर रेफर करना। चलो मैं समझाता हूँ। 32 को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो 2 की पावर 5 है। और नहीं समझ में आए तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप 32 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अब 32 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप एग्री कर रहे हो कि भी जो 2 है ना वो यहाँ पे 5 टाइम अपीयर होता है। आप करके देख लीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 2 4 जा करोगे, यहाँ पे फिर 2 से करोगे। तो एक चीज आपको कंफर्म है कि इस यहाँ पे क्या लिखा है कि भी a की पावर b = 32 लिखा है। मैंने 32 की जगह पे ये लिख दीजिए। और ये आप कंपेयर करो, a की पावर b है ना, आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a की वैल्यू तो 2 आ गया, बिल्कुल ठीक है भाई, a की वैल्यू 2 आ गया। अगर b की वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ से 5 आ गई, बस हमें a और b तो चाहिए था। हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू निकलो, यानी कि b की वैल्यू तो 5 है ना, ये 5 है। a की वैल्यू 2 × 5 है, तो 5 की पावर 10 आ रहा है कोई ऑप्शन? ये रहा भैया, 5 की पावर 10। अच्छा क्वेश्चन था। डन। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि भैया ये एलसीएम है और एचसीएफ है, तो एक काम करते हैं ना, पहला तो काम ये करते हैं कि इनमें एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? ये जो 98 है ना, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा, अगर आप एग्री करोगे 2 से डिवाइड करते हैं, 49 आ गया। 49 देखते ही तो आप एग्री करोगे सर 7 से हो रहा है, राइट? ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टर कर लिया। 28 के भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 28 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया 14 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 7 आया, फिर 7 से डिवाइड किया 1 आया। 98 को जब मैं लिखूंगा ना तो 2 की पावर 1 आ रहा है, 7 की पावर 2 आ रहा है। 28 को लिख रहा हूं तो 2 की पावर 2 आ रहा है, 7 की पावर 1 आ रहा है। एल देखो, पहले तो एचसीएफ की बात करते हैं। कहते हैं एचसीएफ एम है। एचसीएफ जो है ना वो एम लिखा है ना, तो एम होता है आपको मतलब कॉमन की लिस्ट पावर। तो भैया लिस्ट पावर तो 2 है, 2 की और 7 की है, तो एचसीएफ आपका 14 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम, ये किसकी वैल्यू? एम की वैल्यू है। अब नेक्स्ट में देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है कि एलसीएम भैया एन है। तो एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम में बेसिकली होता है जो कॉमन है ना उसकी हाईएस्ट पावर। अगर ये कॉमन है ना दोनों में, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 की पावर 2। और भैया 7 में भी ये 2 है, तो देखा जाए तो 4 × 49 आ गया, ठीक है। अब 4 × 49 चलो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको 496 और यानी कि 196 आ गया। हमसे कह रहा है n-3m, n की वैल्यू तो अभी निकालिए भैया, ये लो 196 माइनस में 7, m की वैल्यू ये रही 14, यानी कि ये 14 से करा, तो 196 में से ये अगर मैं करूँ तो 98 आ रहा है, तो इसको डिवाइड माइनस करने पे 98 ही आ रहा है। तो अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल ठीक है। देखिए सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे, घुमा के आ रहे हैं। है तो एलसीएम एलसीएम, लेकिन टेढ़े आ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में -1 की पावर अगर इवन होती है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्ट आएगा ना वो भैया पॉजिटिव आएगा। तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव 1 नहीं आएगा देखा जाए तो। अब ये जीरो आने के लिए नेगेटिव आना चाहिए। ये नेगेटिव कब आएगा? जब -1 की पावर ओड हो। आप एग्री करोगे, ये -1 की पावर ओड होती तो -1 आएगा और ये +1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओड वाला है क्या? बिल्कुल ठीक है। जो सी ऑप्शन है ना ये आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। क्यों? क्योंकि ये ओड है। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर से काम नहीं चलेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। ये माइनस का 1 देगा रिजल्ट, ये प्लस का 1 देगा और फाइनली 0 बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, इनके बीच बिटवीन का मतलब है बाउंड्री में काउंटर नहीं करना। पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया ये कितना होता है। ये होता है 1.732। आपको याद होना चाहिए। आपको 3 4 तो याद करने हैं, √3 याद करना है, √2 याद करना है, √5, इतना ही तो याद करने होते हैं। ये कितना होता है? देखो √5 का आपको पता होना चाहिए 2.23 के होते हैं। हमसे इनके बीच में चाहिए ना। तो ये बताओ कि पाई तो 3.14 होता है, ये तो इनके बीच में है ही नहीं, काट दीजिए।
ये 2.23 है, यहाँ पे तो 32 से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। ये 1.4 है, लेकिन ये तो 1.7 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा। 1.85 बिल्कुल साफ पता लग रहा है, डी इस केस में आंसर होगा। एक ही चीज है, अगर आपको इनकी वैल्यू पता है तो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अच्छा, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ, देखिए हर साल आता है, कभी आता है √2 को इरेशनल करो, कभी 3 को, कभी 5 को, कभी 1√5 को। इस क्वेश्चन को तो कुछ भी नहीं आए तो ये क्वेश्चन तो आप रट के चले जाओ, हमेशा आता है। अब इसके मैं सॉल्यूशन ना देके सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये तो बुक का क्वेश्चन एज इट इज आ रखा है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भैया ग्रेटेस्ट नंबर आते ही तो एचसीएफ की बात कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसने एक थोड़ा सा ग्लिच कर दिया, कहता है लिविंग रिमाइंडर 5 और 8, तो इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं भैया। रिमाइंडर को माइनस किया तो ये 65 आया, और इसमें रिमाइंडर माइनस करेंगे तो 125 में से करोगे तो 117 आएगा। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो साफ साफ दिख रहा है यार, 13 की टेबल आपको आती है ना, तो 13 5 जा और 13 9 जा होता है। तो इस केस में जो एचसीएफ है वो 13 है। अगर आपका भी आंसर ए फॉर एप्पल है ना, एचसीएफ 13, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा, पहले आप खुद करिए, सेल्फ कर लीजिए, फिर मेरा आंसर रेफर करिए। क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। कहता है डिफरेंट जीरोस बताइए पोलिनोमियल के। दो पोलिनोमियल है, एक नेगेटिव साइड है। मान लीजिए ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि भैया ये -3 है, फॉर एग्जाम्पल। और ये भी प्लस आपका 3 होगा, 0 है। तो डिफरेंट तो दो ही है। वो अलग बात है कि दो पोलिनोमियल के दो दो हैं, कई चार को टिक कराते हैं। लेकिन सीबीएसई ने जो आंसर की इशू करी है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर 2 दे रखा है। वो कह रहे हैं कि भाई डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट वाले कितने हैं, दो हैं। एक 3 है और एक -3 है, या 3 जरूरी नहीं है। एक मान लीजिए माइनस का ए है और एक प्लस का ए है, ये तो समझाने के लिए लिया है। ठीक है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि भैया हमें के निकालना है। देखिए, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है भैया, -b/a है ना, ये होता है। तो -b/a क्या हो जाएगा, -b तो यहाँ पे 6/3, और ये हो गया माइनस का, देखा जाए तो या ऐसे ही रहने दो ना, ठीक है। फिर हमें अल्फा बीटा भी चाहिएगा, ठीक है भैया। अल्फा बीटा किसका, पर ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है। फिर आपको अल्फा बीटा भी चाहिएगा, वो होता है c/a। c कितना है, ये रहा भैया k, और a कितना है, 3 है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं ना। इसकी जगह पे -6/3 रखा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे रखा हमने k/3, और ये बराबर है -2/3। अच्छा, दोनों तरफ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ बाई 3 ना, तो ओबियसली ये गायब ही हो जाएगा। यहाँ से तो क्या -6 बचेगा, यहाँ से k बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। k की वैल्यू चाहिए तो -6 को वहां ले जाएंगे, प्लस का 6 आया। अगर आपका आंसर +4 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ फाइंड द जीरोस निकालनी है। देखिए, जीरोस निकालना है, बड़ा आसान है। क्या करना है हमें, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि, या ये जो 3 है ना, इसका एलसीएम लेके इस तरह से लिख सकता हूं क्या। ये मैंने क्या करा, वाह, ये इसके नीचे 1 था ना, तो 3 एलसीएम लूंगा तो ये 3x² बन गया। ये जो क्वाड्रेटिक बनी ना, इसका भैया वो कर लेता हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैंने लिखा, सम आना चाहिए 4, ये सम 4 है। प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -12 है, तो 6 और -2 होता है ना, सम 4 प्लस का। इन दोनों से क्या कॉमन आया, 3x कॉमन है, तो x+2 बचा। यहाँ से -2 कॉमन है, तो यहाँ से x+2 बचा। ये x+2 कॉमन आ रखा है, इसको एक सिंगल ब्रैकेट कॉमन ले लिया। यहाँ से 3x बचा, यहाँ से -2 बचा। अब जीरोज के लिए क्या करते हैं, हर एक ब्रैकेट को जीरो के बराबर रख दो। तो -2 आया पहला जीरो, इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो ये 2/3 आया। तो मैंने इन सर्कल कर दिया, ये दोनों जीरोज हो गए हमारे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव वाला क्वेश्चन है। देखिए, रेशियो कभी भी देते हैं ना तो एक्स लगाते हैं, लेकिन या तो एक्स में पोलिनोमियल है तो एक एम लगा लेते हैं ना। मैं ये पहला और दूसरा, ये जो दो जीरोज है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ 3m पहला वाला है, दूसरा 4m है। चलिए सोल्व करते हैं।
पहला जो स्टेप है ना वो ये है कि भैया आपको भी पता है सम एंड प्रोडक्ट के हिसाब से प्रूव करते हैं। कैसे करा मैंने? हमें पहला 3m ले लिया, दूसरा 4m ले लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना। तो माइनस बी, भैया देखिए इसकी वैल्यू माइनस बी, तो माइनस ए कितना है? ए तो भैया 1 है। तो और ये 3m और 4m पहला और दूसरा जीरो लिया ना, 7m इज इक्वल टू माइनस ए आ गया, m की वैल्यू ये आ गई। मैं करने क्या वाला हूं, अभी m को सब्स्टिट्यूट करूंगा कहाँ पे? एल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहला तो अल्फा मैंने यानी कि पहला 3m रूट है, दूसरा 4m है, 12m स्क्वायर आ गया। सी की वैल्यू देखो, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, सी बाई ए और ए यहाँ पे 1 है तो ये बी बाई 1 बना। अब ये m है ना, यहां से पुट कर दीजिए। तो माइनस ए बाई 7 करूंगा तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, 7 का 49, और इसकी जगह पे बी आ गया। इस 49 को वहां भेज दूंगा, 49 बी स्क्वायर। आपको नहीं लगता यही तो प्रूव करना था? अगर आपका आंसर ये आ जाता है तो बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कहता है कि हुज जीरोज आर दिस, ये जीरोज दे रखी हैं, हुज रूट्स आर दिस। अब आपको सम नहीं दे रखा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 7 दे रखी है और बीटा की वैल्यू 1/7 दे रखी है, ठीक है। और आप सबको पता है अल्फा इंटू बीटा करोगे ना तो सी बाई ए होता है, यानी कि 7 और 1/7 को करोगे तो वन आंसर, सी बाई ए 1 आता है। चेक कर लेते हैं ना किस में 1 आता है। इसमें सी बाई ए करोगे 1 नहीं आ रहा, काट दो भैया, हो ही नहीं सकता। इसमें सी बाई ए करोगे -1 आ रहा है, मैं नहीं हो सकता। इसमें सी बाई ए करोगे 1/7 आ रहा है, नहीं हो सकता। ए ऑप्शन में आंसर आ रहा है। सर दूसरा भी चेक कर लें, बिल्कुल चेक कर लो। अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो माइनस बी बाई ए होता है, वो भी चेक कर लो। 7 प्लस 1/7 करोगे तो यहाँ पे 50/7 आया। इधर करोगे तो देखो ये भी बिल्कुल, बी की वैल्यू करोगे तो -50 और यहाँ पे 7 बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, गलत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना क्या कर रहा है, कहते हैं हुज सम इज गिवन। हमें सम की जगह पे ए दे रखा है, ठीक है। और प्रोडक्ट की जगह पे क्या दे रखा है? प्रोडक्ट की जगह पे दे रखा है इसने 1/ए। डन। अब हमें निकालना है, चलो निकाल देता हूं। हमसे क्या कह रहा है कि इनमें से किसका है, तो निकाल लेते हैं। सम ए आना चाहिए ना। तो भैया अल्फा प्लस बीटा ये बेसिकली किसके बराबर होता है? -b/ए। तो -b/, वैसे एक इसमें आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है तो लफड़ा ही खत्म करता हूं ना। आपको याद है इस तरह की कोई आपने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी, ये सम के साथ में एक्स था और यहाँ पे प्रोडक्ट था, ठीक है। बाहर के मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एक्स स्क्र, तो देखिए एक्स स्क्र यहाँ पे लिख दिया, सम की जगह पे क्या लिखता हूँ? ए रख दिया, ए एक्स, प्रोडक्ट की जगह पे 1/ए। अब मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए एलसीएम लेता हूं तो ये एलसीएम लेने पे क्या बनेगा? ए एक्स स्क्र बनेगा, यहाँ पे ए स्क्र बन रहा है, ध्यान में दिया आपने। और ये 1/ए बाहर ले लो, 1/ए बाहर ले लिया तो ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एक्स प्लस में 1, ध्यान में रखना ए स्क्र एक्स आ रहा है, ऐसा कुछ है कहीं कहीं पे? अगर आप देखो ए स्क्र वाले ये दोनों है, लेकिन ये नेगेटिव माइनस का ए स्क्र आ रहा है, तो अगर आपका आंसर बी है ना तो बिल्कुल ठीक है। ध्यान में रखना ये ए का स्क्र आएगा, इसमें ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कर रहा है, कहता है पी और क्यू जीरोज हैं। देखिए अल्फा की जगह पे पी ले लेंगे, ठीक है, बीटा की जगह पे क्यू ले लेंगे, एक ही बात है। कहता है कि इसकी पोलिनोमियल के हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला काम तो सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना बहुत जरूरी है, ये देखिए मैंने निकाला। सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? वो होता है -b/ए। तो b तो भैया यहाँ पे -1 है और माइनस बाहर है तो माइनस में -1 हो गया। क्यू यहाँ पे अगर आप a जो है यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखोगे a 21 है, तो ये हो गया हमारा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट रूप c/ए होता है, c कितना है? c तो -2 है और a हमारा 21 है, ये होगा मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पे इस तरह का बन गया। तो आपको नहीं लगता कि अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं? मगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा प्लस का।
अब तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। यहां से मैं p प्लस क्यू की वैल्यू डाल देता हूं, यहां से मैं p माइनस क्यू की वैल्यू डाल देता हूं। जब मैंने p प्लस क्यू की वैल्यू रखी तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। देखिए मैं सीधा लिख देता हूँ, इसकी जगह पे 1/21 आया, और प्रोडक्ट की अब एलसीएम 21 आ गया, एलसीएम 21 आ गया तो 21 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 -2। अगर आपका आंसर 18 बाई, अच्छा सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है 21 की बजाय, ये ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। सीबीएसई कहती है जितना सिंप्लीफाई होए उसका सिंप्लीफाई करना जरूरी है। डन। एट्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है -4 जीरो है इसका के निकालना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो एक सिंपल सा फंडा है ना भाई, अगर ये -4 है तो आप भी एग्री करोगे जहां जहां पे एक्स है वो -4 पुट करके जीरो रख देता हूं। तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से कर लेता हूं कि -4 रख के और मैं जीरो रख दूंगा। तो मैंने जीरो रख दिया, तो -4 का स्क्वायर ये लो भैया, फिर x की वैल्यू यहाँ पे -4 रख दिया, फिर 2 प्लस में 2 के, इसका स्क्वायर 16 होता है, ये प्लस का 4 हो गया, ये 18 आ गया। एक्चुअल में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 के वहां जाएगा प्लस कर। अगर आपका k इक्वल टू 9 आ रहा है, बी फॉर ब्रेवो आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्रैक्टिस एक बार करनी पड़ेगी। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि, देखिए नाइन्थ में क्या कह रहा है, कहता है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल रेसिप्रोकल, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर का मतलब है कि अल्फा बीटा है ना, तो कहता है भाई बीटा की जगह पे 1/अल्फा है, ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, हमें बी निकालना है। एक सिंपल सा फंड बताऊं, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे। सर आप क्यों कह रहे हो प्रोडक्ट ऑफ रूट? क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूंगा ना तो ये भैया कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा? देखो, इस बीटा की जगह पे 1/अल्फा रहा ना, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बन गया। और ये c/a है, तो c तो भैया मेरा 2a/b है, और a है मेरा 1 है। इस a को a से काट दिया, 2/b आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 2 आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर एप्पल अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। वेल अच्छा क्वेश्चन, वही घुमा फिरा के आ रहा है। कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, और इस केस में भी वैसे ही पी निकालना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहला तो भैया आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये तो रिपीटिशन रिपीटिशन ही तो हुआ है। अल्फा बीटा c/a होता है ना, बीटा की जगह पे मैंने 1/अल्फा ले लिया, क्योंकि भैया रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 बचा। यहाँ पे c की जगह पे क्या लिखूंगा? 4p, ये लिख दिया भैया, 4p लिख दिया। a की जगह पे क्या लिखूंगा? ये p स्क्वायर प्लस में 4। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक बन गया यार, चलो सोल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और 4p को यहाँ ले आते हैं, -4p बन गया। ये तो p-2 का होल स्क्वायर है, और p-2 का होल स्क्वायर, p-2 जीरो रखोगे तो p इक्वल टू 2 आया। हमसे p की वैल्यू पूछी थी ना, तो भैया अगर आपका d फॉर डेल्टा आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया व्हाट इज द x1 दे रखा है, ठीक है, ये y2 दे रखा है, हमें बता रहे विच वन ऑफ द, एक काम करते हैं ना, x1 और y2 इसमें पुट कर लेते हैं। अगर मैं इसमें पुट करूंगा ना तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। पे करा क्या है, x की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट करा, तो 2 × 1 2 होता है, 3 × 2 6 होता है, तो कुल मिला के a की वैल्यू मिल गई। लेकिन हमें b भी तो ढूंढना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन जो है ना, इसमें भी वही पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में भी अगर मैं पुट करूंगा तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो मेरा इस तरह से आया, b यहाँ पे 8 आया। तो अगर आप नोट करो A4, तो B इक्वल टू 2A बना एक तरह से ना, तो B इक्वल टू 2A, यानी कि अगर आपका भी आंसर है सेकंड वाला तो बिल्कुल ठीक है। बी फॉर बॉम्बे अगर आपका आंसर है तो। क्वेश्चन 2 करते हैं, क्या कह रहा है? कहता है इस सिस्टम के बताइए चार में से कौन सा ऑप्शन है। अगर मैं इसको रीराइट करूं तो y इक्वल टू -a आ गया, y इक्वल टू -a आ रहा है, तो -a तो यहाँ पे भी है, और इसको अगर सिंपलीफाई करें तो x इक्वल टू b/2 आ रहा है। तो x तो पहले लिखा जाता है ना, और y बाद में लिखा जाता है ना, तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर पुट करोगे तो जीरो बन रहा है भाई इस केस में। अब बोलो सर इसमें x तो है नहीं, एक भाई इसको मैं रीराइट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ,
0x प्लस में वाई प्लस में ए इक्वल टू 0। अब ये वाला पॉइंट पुट करके देख लो, 0 आ रहा है। सिमिलरली इसको भी रीराइट कर सकते हैं ऐसे, भैया ये 2x को रखो, जी वाई नहीं है तो 0y लिख लो। अगर इसमें भी ये पॉइंट पुट करोगे तो सॉल्यूशन है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहता है लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, एमसीक्यू है। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और अगर मैं इसको ग्राफ बनाऊंगा थोड़ी देर के लिए रफ में, आप एग्री करोगे कि ज्यादा तो नहीं इसमें दिमाग लगाना, x 0 है तो y भी 0 होगा, ठीक है। तो ये ओरिजिन से तो पास करेगी, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिल्कुल नहीं होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं होगी। अच्छा इसमें एक्स और वाई बराबर होना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर है ही नहीं। तो बेसिकली अगर आपका आंसर सी है ना, तो बिल्कुल ठीक है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो ये अगर वन है, देखिए अगर एक्स वन है तो वाई वन होगा, एक्स टू है तो वाई टू है, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जो ओरिजिन से पास करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये लाइन ये एक्स एक्सिस है ना, इसके पैरेलल है डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, तो एक्स वन और टू यानी कि यहां से। देखिए ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो हो गया ना, तो यहाँ पे ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन ये यहां से है तो y इक्वल टू -3 से पास कर रही है ना। इस केस में अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह रहा है कि भैया एसर्शन रीजनिंग का है। कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर पी वन है, तो पहले चेक करते हैं ट्रू है कि नहीं। मैंने क्या करा कि इस वाली इक्वेशन में ये पुट करा। जब ये पुट करा तो देखिए पी वन ले लिया मैंने, पी की जगह पे वन ले लिया। तो पी वन यहाँ पे अगर वन आ गया तो 1/2, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर 3/6, ये भी 1/2 आ गया, ये तो बराबर है। फिर 59/118, ये भी बराबर है। तीनों अगर बराबर हैं तो बिल्कुल सही कह रहा है भैया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये तो ट्रू लिख देता हूँ, यानी कि ये तो असर्शन रीजनिंग में ट्रू है। रीजन देखते हैं। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन देन, ये चेक करना पड़ेगा। अगर मैं चेक करूं तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं, फिर ऑप्शन में ठीक रहेगा। मैंने पी के नीचे टू रखा, ये लो भैया पी के नीचे टू रख दिया। थ्री के नीचे सिक्स रख दिया, ये भी ठीक है, 1/2 होता है। और 19 के नीचे रख दिया 157। अच्छा अब 19 के नीचे अगर मैं 157 रख रहा हूं ना, तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये बराबर तो नहीं है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो ये कहते हैं हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन पी अगर नॉट इक्वल टू वन है, पी टू भी ले लो तो ये भी बराबर नहीं आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो बात तो सही है, ये भी ट्रू आ रहा है। अगर दोनों तो ट्रू हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज है कि भाई आपको बोथ आर ट्रू बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। इसमें हमसे पूछा है कि क्या हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये ए वन जो है वो हमारा टू है, बी वन गायब है तो भैया यहाँ पे 0 होगा, सी वन की जगह पे वन है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यार एक्स की टर्म गायब है तो ए टू हमारा 0 है, और बी टू जो है वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, और सी टू है वो -5 है। अब मैं ए वन अपॉन ए टू निकालूं थोड़ी देर के लिए तो 2/0 आया। बी वन अपॉन बी टू अगर मैं निकालूं तो 0/3 आया। एक्चुअल में ये बराबर ही नहीं है, ठीक है। और ये बराबर ही नहीं है। और अगर देखिए यहीं से पता लग गया, इतना कुछ जाना ही नहीं है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा। लेकिन अगर आप इसको इक्वेशन लोगे ना, इसकी मैं थोड़ी देर के लिए आंसर से पहले ये बताना चाहता हूँ आपको, 2x+1 0 है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा x इज इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू ये मान लीजिए 1 है, ये हो गया -1/2, तो ये डोटेड लाइन बनेगी, ठीक है। ग्राफ बना के देख लेते हैं। इसका कैसे ग्राफ बनेगा, ये 3y इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5/3, 5/3 करोगे तो ये अगर आप देखोगे तो 1 पॉइंट में 6 के अप्रोक्स देख ले। तो y यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये जो लाइन है ना,
ये देखिए, अगर आप नोट करें, ये दोनों लाइन है, ये इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइन अगर आप देखो जाओ तो इंटरसेक्ट तो करती हैं, एक पॉइंट तो कॉमन है इनका। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन का क्या होगा आपका? अब बोलो सर आपने ये वाला करा तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन, वो ये भी दोनों नॉट इक्वल टू है तो यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन है तो बिल्कुल ठीक होगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहते हैं के निकालो अगर हमारा इनफाइनाइट मैनी बहुत बार आता है ये, सबसे ज्यादा इस बार यही पूछा गया। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन मैं बताऊं क्या है, A1/A2, यही पता होना चाहिए आपको। B1/B2 बराबर है C1/C2। A1 तो भैया ये 6 है, ये लीजिए 6 रख दिया। A2 है भैया 36, ये लीजिए 36 लिख दिया। और यहाँ पे ये हो गया 1, ये लीजिए B1। यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 3, दोनों इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं, ये 3 के ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया। तो इन्हीं को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 बचा और यहाँ पे के बचा। तो अगर आपका आंसर ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, के ही तो पूछा था हमसे। क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, राइट। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/6, तीनों बराबर होना चाहिए। और P की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो भैया A1 क्या है, P है, ये लीजिए P रख दिया। इसके नीचे क्या आएगा, 12, ये लीजिए P के नीचे 12 रख दिया, बिल्कुल ठीक है। इक्वल टू 3 के नीचे क्या आएगा, P, ये लीजिए 3 के नीचे P रख दिया। फिर आप देखोगे P-3, ये P-3 आएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसके नीचे P आएगा। अब देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूं तो क्या बना, P² इजक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया 36 आया। और ये वाला P की वैल्यू ±6 से आता है। लेकिन भैया अगर मैं, आप नोट करना, इन दोनों को नहीं, अगर मैं ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा P² - 3P, और यहाँ पे भी 3P आ गया। तो P² इज इक्वल टू यहाँ पे 6P हो गया। तो P की वैल्यू, यहाँ P से P कैंसिल करोगे तो 6 आया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन बताओ, भैया प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है। अगर आपका आंसर P की वैल्यू 6 ओनली है ना, तो बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि ये 6 करेक्ट। पुट करके देख लो ना, 6 रखने पर देखिए बराबर आ रहा है, 6/12 हाफ आ गया, ये 3/6 हाफ आ गया। 6 में से 3 गया, यहाँ पे 3, और इस 3 के नीचे 6, ये भी बराबर आएगा। इसको पुट करने पर बराबर आ रहा है। अगर आपने ±6 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए। कहते हैं हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, के निकालना है ना, 6 के नीचे 36 रख देते हैं, ठीक है। ये लो भैया, ये तो सेम रिपीट हुआ है मेरे को लग रहा है। 1 के नीचे 6 आ गया, 3 के नीचे 3 आ गया, ये देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो साफ दिख रहा है के की वैल्यू कितनी है, 1/6, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। टू लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्ट का मतलब है या पैरेलल होती हैं, इफ देयर लाइंस इन, ये तो होगा नहीं, पैरेलल है तो ऑब्वियसली इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, B4 बॉम्बे। और ये पेपर में आया था। और एक चीज बताता हूँ, पहले आप सेल्फ करिए और फिर आपका आंसर देखिए कि भैया आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं अभी ए निकालिए अगर ई को, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इक्वल रूट्स है और पॉजिटिव रूट है। भैया पॉजिटिव पे ध्यान रखना, मैं 2 बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप सबको पता है इक्वल रूट से पहले ना ये कंडीशन आपको पता होगा। भाई इक्वल रूट्स में क्या करते थे, इक्वल रूट में एक्चुअल में ए की वैल्यू निकाल ली, ए तो भैया यहाँ पे देखा जाए तो ए ही है। बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो 1 है, ये लो B1 है। सी की वैल्यू मैंने ए ले ली। इक्वल रूट है तो कंडीशन डी 0 होती है, तो B² - 4AC 0 करा। बी की वैल्यू 1 4AC, यानी कि ये आ गया 4A² है, A² ये है तो ए की 2 वैल्यू आई। अब एक चीज देखना भाई ढंग से, इसने कहा था ए की वैल्यू निकालो, और कैसे निकालो, अगर पॉजिटिव रूट्स हो। बच्चे हैं ना, सीधे से करके आते हैं, गलत हो जाएगा।
कहते ए की वैल्यू फॉर विच हैव पॉजिटिव रूट्स, तो ये पॉजिटिव रूट्स की भी बात कर रहा है, तो हमें करना क्या है, रूट्स भी निकाल के देखने पड़ेंगे। रूट्स कैसे निकाले मैंने, भैया मैंने आपको पता है ये वाला फार्मूला ले लिया, जिसके क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी। अच्छा, आपको पता है भाई इक्वल रूट की कंडीशन, बेसिकली इसने क्योंकि इक्वल भी दे रखा है ना, तो इक्वल रूट की कंडीशन डी जीरो है, तो मैंने इसको डी जीरो रखा, तो ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये माइनस बी बाई टू ये आया, ठीक है, ये आ गया। इसमें मैंने बी की वैल्यू रख दी यहां से, वन आ गया, वन तो माइनस तो पहले, ए की वैल्यू भैया टू है, अब ये चीज है मेरी है ना, ये आ गई। अब हमसे पूछा था पॉजिटिव रूट होना चाहिए, इनमें से बताओ कौन सा वैल्यू रखें कि ये पॉजिटिव बन जाए। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ ए की जगह पे, ए की जगह पे माइनस वन बाई टू रखता हूँ, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉजिटिव आया। लेकिन अगर मैं प्लस का वन बाई टू रख देता हूं तो नेगेटिव रूट आया। हमसे कहता है पॉजिटिव रूट निकालो, तो पॉजिटिव रूट निकालने के लिए ए की वैल्यू माइनस वन पुट करे मैंने, ठीक है। अगर आप इसका आंसर डी फॉर दिल्ली कर पाते हो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादातर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, क्वेश्चन सीधे नहीं आते, थोड़े से घुमा के आते। मैंने दो कंडीशन को ध्यान में रखना, इक्वल और पॉजिटिव रूट्स, रूट्स दोनों निकाल लिए ना, तो जब मैं ए माइनस वन पुट करता हूं तो पॉजिटिव रूट आया। चलिए आगे ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक हैज ए रियल, इसमें कहता है रियल रूट होने चाहिए और इक्वल रूट्स होने चाहिए। इक्वल रूट की तो कंडीशन पता ही है सबको, एक डी जीरो होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, चारों ऑप्शन के रूट निकालते हैं। चारों ऑप्शन के मैंने रूट निकाले, फर्स्ट के रूट निकाले, फर्स्ट वाले को सोल्व करा मैंने, सोल्व करा तो भैया ये देखिए, ये वन से वन कैंसिल, टू एक्स से टू एक्स कैंसिल, एक्स की स्क्वायर जीरो है, तो एक्स स्क्वायर जीरो का मतलब है ये दोनों रूट जीरो ही है इसके। ठीक है भैया, आगे ले लेते हैं। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन ले लिया, ये तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, मैं पहले हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ, सेकंड ऑप्शन लिया। सेकंड ऑप्शन में मैंने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन। यार इसमें तो दोनों के दोनों इक्वल रूट थोड़ी आ रहे हैं, यह तो आप देखो ना, इसने इक्वल रूट की बात करी थी, तो एक जीरो और एक माइनस वन आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता यार, इक्वल रूट तो आ ही नहीं रहा। एक और ट्राई करके देखते हैं। थ्री ऑप्शन देखा आपने, अगर ये मैं इसके रूट निकालता हूं तो प्लस माइनस दोनों आते हैं भैया, इक्वल तो नहीं आ रहे, तो ये भी काट दो, यानी कि सी भी नहीं हो सकता। डी और करके देख लेते हैं, मैं तो हिट एंड ट्रायल से सिखा रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट भी आंसर आ जाता है। इसके जब मैंने करा डी ऑप्शन के डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो माइनस, ये तो नोट रियल आ रहा है भैया, ये तो रियल की बात कर रहा है। तो अगर मैं देखा जाऊं इस केस में, फर्स्ट के केस में दोनों बराबर आ रहे थे, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं ये भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए सारे ऑप्शन करा है, डन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई जिसकी एक्चुअल में एक्स स्क्वायर होना चाहिए, इनको सोल्व कर लेते हैं ना। पहले को सोल्व कर, पहले देखिए आपको मैं ना शुरू में सोल्व करके दे रहा हूँ चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन मैंने सोल्व करे, आप खुद बताना। इसका ए ऑप्शन को मैंने सोल्व करा तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो नॉट क्वाड्रेटिक आ रहा है, लो भैया ये ऑप्शन हट गया। बी ऑप्शन में इसकी आइडेंटिटी को ओपन करा तो आप देखो ये वाला पूरे का पूरा कैंसिल हो रहा है, इसमें तो पावर आ रही है भैया, तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो आंसर बी है वो करेक्ट होगा। लेकिन मैं सी और डी भी दिखाता हूँ। अगर मैं इस क्यूबिक को ओपन करता हूं ना, तो देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, थ्री एक्स स्क्र से ये थ्री एक्स स्क्र कैंसिल हो गया, तो ये तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसको भी सोल्व कर देता हूं तो आप याद करोगे ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा, तो आंसर तो इसमें बी फॉर बॉय। बट मैं आपको कहता हूँ पहले सोल्व कर लेना, आपको गलती नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कहता है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट, बी निकालना है। ठीक है भैया, रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रहा है, तो एक काम करते हैं डी निकाल लेते हैं ना। तो मैंने सबसे पहले ए बी सी लिखा, लिख लिया भैया, और इसकी कंडीशन हमें पता ही है। भी क्वेश्चन देखना, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें मैंने जब डी की वैल्यू पुट करी ना, बी की जगह पे तो बी पुट कर दिया, ठीक है, फोर ए सी की जगह पे बी पुट कर दिया, तो ये बना। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए अगर मुझे रियल चाहिए तो। अब मैं हिट एंड ट्रायल का सहारा लूंगा, आप भी देखना खुद हिट एंड ट्रायल कैसे लूंगा। भैया मैंने जीरो रखा, मान लीजिए बी की वैल्यू, अगर मैं जीरो रखता हूं फर्स्ट ऑप्शन में तो ये तो जीरो ही बना देता है, तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता।
फिर दूसरे ऑप्शन में 4 रखता हूँ। अगर मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, 4 इंटू 4 - में 4, अब देखो ये तो जीरो बन रहा है, ये जीरो बन रहा है तो भैया इक्वल बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा, लेकिन मुझे तो डिस्टिंक्ट चाहिए, तो ये भी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी काट दो भैया। फिर मैंने इस ऑप्शन में 3 रखा। जब मैंने 3 रखा तो 3 - में 4 यानी कि ये तो -1 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव में तो नॉट रियल है, ये भी नहीं हो रहा। फिर मैं -3 पुट करके देखता हूँ। जब मैंने इसकी जगह पे -3 पुट करा तो -3 और -4, -3 और माइनस का 7, और ये देखिए प्लस का 21 आया जो ग्रेटर देन जीरो है। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली आ रहा है ना, तो आपको हिट एंड ट्रायल से इसलिए समझाए, गलती मत करना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं भैया। कहता है कि दोनों के रूट्स दे रखे, ठीक है, और बताओ कौन से क्वाड्रेटिक है। एक काम करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा भैया 7 + 1/7 है ना, ये हो गया 49/7 हो गया। 49 प्लस में 1/7 है, ये 50/7 हो गया, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी, इसलिए तो 1 आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कौन से वाले में काम कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में अगर आप देखो थोड़ी देर के लिए, अल्फा प्लस बीटा भैया -b/a है, तो b की वैल्यू तो ये है, ठीक है। और a की वैल्यू 7 है। अगर आप देखो तो यार ये तो 50/7 आया, आ तो रहा है यार। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट करके देखे क्या, अल्फा इंटू हिट वो c/a है। c कितना है? c तो भैया 7 है, और ये हमारा 7 है, ये भी 1 आ रहा है। तो यार सेटिस्फाई करने पर a फॉर एप्पल आ रहा है। बात बनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। लेकिन मैं एक सजेशन देता हूँ बच्चों अक्सर भाई, पहले आप खुद कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके देखिए क्या आपका आंसर मेरे से मैच कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट टाइम टर्म्स, ये बहुत बार आता है, हर साल ही आता है घुमा फिरा के। ये SM अंडरलाइन कर रहा हूँ, सम दे रखा है भैया, और सेकंड टर्म निकालनी है, ठीक है। आपको एग्री करो, सम को मैं ऐसे लिख दूं, इस वाले में अगर मैं m की जगह पे 1 रख दूं ना, तो ये बेसिकली मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। सर क्या कहा है आपने, समझाता हूँ। भाई सम ऑफ वन टर्म तो A1 ही तो होगा। S1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? सम ऑफ वन टर्म तो 1 है। तो m की जगह पे मैंने 1 रखा, 5 आया। अगर मैं m की जगह पे 2 रख देता हूं तो सम ऑफ टू टर्म्स आएगा। मानते हो? तो ये कौन सी टर्म्स आएगा? A1 A2 दोनों का सम आएगा। अगर मैं S2 यानी कि m की जगह पे 2 रख देता हूं तो 14 आया। अगर दोनों का सम 14 आया तो भैया फर्स्ट टर्म तो 5 है, मैंने 5 रख दिया। यहाँ पे आंसर 9 आया। अगर आपका आंसर B4 ब्रेवो है, करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया देखिए, असर्शन रीजनिंग के बड़े आते हैं यार इसमें। कहता है कि इनमें कॉमन डिफरेंस है ना वो 4 है। यार कॉमन डिफरेंस तो साफ पता कर लो ना कि कैसे करते हैं। सेकंड टर्म मैंने 1 माइनस में 5 किया तो -4 आ रहा है, ये तो 4 कह रहा है, इसके बगल में फॉल्स लिख दो, ठीक है। और कहते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है वो AN में से ये बात तो सही कह रहा है। अब आपने देखा रीजनिंग में क्या बताया, ये तो फॉल्स आया लेकिन ये ट्रू आया। अब देखते हैं कि ए फॉल्स, ये रहा ए फॉल्स और आर इज ट्रू। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है ना तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें साफ लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 नंबर्स इन नेपी हाउ सम। भैया 3 नंबर्स अगर आप भूल गए हो तो बता देता हूँ। इस तरह के नंबर होते थे, A - D, ठीक है, A + D, ये हो गया ना। अब इनका सम दे रखा है 30, तो ऐड कर देते हैं यार। ऐड करने पे अगर आप नोट करोगे तो देखिए सीधी सी बात है, एक चीज तो कंफर्म है, ये वाला -D से +D कैंसिल होगा, 3A आ गया, A10 आ गया। तो मैंने, आपको याद है, ये A - D होता था, ये A होता था, ये A + D होता था। तो हमसे इसने पूछा क्या है? हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज अ मिडल टर्म। तो मिडल में तो भैया 10 आ रहा है, A की वैल्यू तो 10 ही आई ना। अगर आपका आंसर B4 बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो यार बुक का भी क्वेश्चन है। कहते हैं 11th और 13th टर्म दे रखी है, ठीक है, ये व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको ना लॉन्ग मेथड से नहीं करना। देखो ये तो आपने ध्यान दिया, मेरे दिमाग में 11 13 जैसे आए ना तो मैंने क्लिक करा। कैसे कर क्लिक करा? ये तो यार अल्टरनेट टर्म्स है भाई। हमें ये 11 दे रखी है और ये 13 दे रखी है, 12 वाली मिसिंग है।
तो एक काम बताओ ना, 12 वाली क्या होगी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा तो बीच वाली आ जाएगी, यानी कि ये मुझे मिल गया 42। अगर ये 42 मिल गया तो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, व्हाट इज अ कॉमन, अरे कॉमन डिफरेंस पूछा ना, 42 में से 39 माइनस कर दो, 39 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। मैंने शॉर्टकट तरीके से निकाला है। अगर आप इस तरह से करने बैठ गए ना, ए प्लस में 10d = 39, फिर यहाँ पे लिखोगे ए प्लस में ये कौन सा था, 12d = 40, बात दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन ये लेंथी है। आपको तो टाइम बचाना है, इस पेपर में बच्चों का पेपर छूट गया था। अगला ले लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भैया। टेंथ टर्म निकालो यार, ए और डी मिल जाए तो बात बन जाएगा, तो ए तो दे ही रखा है ये रहा। और डी क्या होता है, डी बेसिकली कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे ही तो निकालते हैं। अगर मैं सेकंड टर्म में 19 बाई इनका एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, 4 एलसीएम आया तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे -1/4 आया। अगर -1/4 आ गया तो कोई इशू नहीं, टेंथ टर्म पूछी थी ना, a + 19। अगर आप इसमें तो कैलकुलेशन चेक हो रही है, 11/4 अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल करेक्ट। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेल, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, कहते हैं इस एपी में ये बताइए टेंथ टर्म 168 है क्या। अब देखिए, ये फ्रॉम द एंड है, फ्रॉम द एंड कह रहा है ना, तो दो तरीके हैं फ्रॉम द एंड निकालने के। एक तरीका रीजनिंग में देखो, ए और एल, अच्छा अगर आपको याद है तो ये लास्ट टर्म है, तो ये वाला फार्मूला फ्रॉम द एंड के लिए यूज होता है। बात तो ठीक है, तो ये तो ट्रू है। लेकिन ये फार्मूला लगा दो, या एक और भी तरीका है ना, रिवर्स कर दो। मैं अक्सर बच्चों को दोनों में से जो तुम्हें समझ, रिवर्स कर दो। भाई 198, ये अगर आप देखो प्लस का 3 इंक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे -3 करोगे यानी कि 196, और इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये उल्टा करोगे तो 963। ऐसे चलोगे तो भी ठीक है, इस फार्मूले से करोगे तो भी ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं। जब मैंने ये 168 है कि नहीं चेक करके देखा, तो भैया मेरा आंसर कुछ और ही आ रहा था। क्या आ रहा है, मैंने रिवर्स करा, ए 198 लिया, डी -3 लिया, लेकिन 171 आ रहा है। अगर 171 आ रहा है तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है, लेकिन ये वाला तो ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो डी देखिए, ए इज फॉल्स और इज ट्रू, अगर आपका आंसर इसमें डी फॉर दिल्ली है, करेक्ट आंसर है। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन देखिए क्या कह रहे हैं, नाइन्थ टाइम फ्रॉम द एंड। अभी बात हुई थी, दो तरीके हैं फ्रॉम द एंड निकालना है ना। एक तरीका क्या है, रिवर्स कर लो। दूसरा तरीका क्या है, अभी इन्होंने बताया था, दोनों में से जो आपको सही लगता है। तो कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं रिवर्स करता हूं तो ये पहली टर्म बन जाएगी। यहाँ पे देखो प्लस का 4 हो रहा है तो माइनस का 4 करते जाओ, इसमें ए टर्म ये ले लो, ठीक है, कॉमन डिफरेंस -4 है। और हमसे नाइन्थ टर्म पूछा है तो नाइन्थ टर्म 115 आया, तो ये आंसर हो गया। एक और भी तरीका है, दोनों में से जो आपको सही लगे। क्या तरीका है, अगर फ्रॉम एंड निकालना है ना, तो लास्ट जो टर्म है ना उसमें से ये फार्मूला है, तो लास्ट टर्म भैया 147 है, ये लो 147 आ गया, ठीक है, माइनस, और ये n-1। अब देखो इस केस में हमें नाइन्थ फ्रॉम द लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे 9 - 1 कर दूंगा, 8 कर दूंगा। डी तो यही रहेगा जो चल रहा है, 4 कर दूंगा। तो देखा जाए तो ये वाला अगर इस तरह से करेंगे, 832, तो 147 में से 832 माइनस करेंगे तो बात तो वही आ रहा है ना, 115। तो दोनों में से जो आपको सही लगे वो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं भाई, पहले पोज और प्ले वाले से आप करोगे, वीडियो को पोज कर लो, क्वेश्चन सेल्फ करो और फिर प्ले करके देख लो। दिस इज अ बेस्ट वे टू यूज दिस लर्निंग मॉड्यूल। क्वेश्चन देख लेते हैं। दो ट्रायंगल है, ठीक है जी। मैं तो ना अक्सर फेवर करता हूँ भैया, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम मुझे बड़ी हेल्प करता है। ये मैंने दोनों डायग्राम बनाए। डायग्राम में क्या कह रहा है, कहता है बी और ई बराबर है, बी यानी कि सिंगल आर्क है ना, वो सिंगल आर्क के बराबर है, ठीक है। फिर कहता है बी के बराबर है, एफ और सी बराबर है डबल आर्क, यहाँ पे भी डबल आर्क है, ये भी डबल आर्क के बराबर है, दो एंगल बराबर है। वैसे ही बताऊं, आप समझ ही गए होगे, जिसके दो एंगल बराबर है, सिमिलर तो होगा ही होगा। नोट सिमिलर कह रहा है, काट दो, नहीं होगा, ठीक है। और नीदर सिमिलर, ये तो होगा ही नहीं भैया। फिर कहते हैं सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अच्छा देखो, मेरा आंसर इस केस में ना डी है। आप बोलो सर डी क्यों है,
एक सीधी सी बात है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि सिमिलर तो हमने प्रूव ही कर दिया डबल ए से, लेकिन ये एंगल एक्स है, ये 3x है, तो साइड बराबर थोड़ी है। कॉन्ग्रेंट के लिए तो साइड्स बराबर होती हैं। तो ये आंसर डी अगर आपका है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। इस केस में देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि ए क्यू निकालना है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन मार्क कर लिया डायग्राम में मैंने। अगर आपको पता है ये दोनों पी क्यू है ना पैरेलल है, ये तो बीपीटी लगा देते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में बीपीटी लगाया। बीपीटी कहती है कि भाई अगर पैरेलल है तो रेशियो बराबर होंगे। अगर रेशियो बराबर है तो सीधा, अच्छा एक काम करते हैं ना, सीधी वैल्यू पुट कर देता हूं ना। ये जो रेशियो बराबर आए ना, एपी मेरा दे रखा है 4, ठीक है, 4x ले लो 4y ले लो, एक ही बात है। मैंने ये रेशियो है ये दे रखा है 13, एग्री पीबी। और हमसे कह रहा है कि भैया ए क्यू निकालना है, इस ए क्यू को निकालना है, इसको एक्स ले लो ना ए क्यू को, ठीक है। और क्यूसी भी दे रखा है भैया, सॉरी एसी दे रखा है, यानी कि ये पूरे दे रखा है, ये दे रखा है 20.4। अगर आप कह रहे हो ना ये वाला कितना बच जाएगा, 20.4 में से एक्स माइनस कर देता हूँ, ये बच जाएगा, कौन सा, ये यहाँ से यहाँ तक। बीपीटी कहती है दिस अपॉन दिस, ये लो भैया बराबर है एक्स, यानी कि ये वाली साइड तो एक्स है और ये 24 - एक्स। इनको सोल्व कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 13x आ गया, यहाँ से करा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि आप क्यों मल्टीप्लाई में टाइम है, लास्ट में पक्का कटेगा देखना। तो भैया ये 4 को यहाँ उठा के ले आया, 17x बन गया। एक्स को वहां 17 को वहां, 17 से कट रहा है ना, 17 वन जा 17, 1.2 आया, 1.2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.8, है क्या कोई ऑप्शन, बिल्कुल है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। थर्ड देख लेते हैं। विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछा, अंडरलाइन। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ भैया जो पेंसिल हाथ में है ना उसको इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत है। टू कॉन्ग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, भैया बिल्कुल सही है ये तो। ए स्केर, अच्छा ये इसको इसको डाउट है ना, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल सिमिलर, ये भी सही बात कह रहे हैं। सिमिलर भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल तो बराबर होते ही, एंगल बेस पे सिमिलर होगी। टू सिमिलर ट्रायंगल नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये भी बात सही कह रहे हैं भैया। एक ट्रायंगल ट्रायंगल इक्विलेटरल ये है, एक ये वाली ये है, दोनों सिमिलर तो हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो बिल्कुल ये भी सही कह रहे हैं। बचा क्या, एक ही तो बचा है, स्केर और कई बार एलिमिनेट करने से भी आंसर मिल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है नोट ट्रू, अंडरलाइन कर लेता हूं भैया, नोट ट्रू पे ध्यान देना है। कुछ नहीं यार, डायग्राम बना लो, मैं तो डायग्राम का बड़ा फेवर करता हूँ, अक्सर डायग्राम बना के रिप्रेजेंट करें। डी और क्यू बराबर है, डी सिंगल आर्क, डी क्यू भी सिंगल आर्क, ठीक है जी। आर और ई बराबर है, आर भैया डबल आर्क लगाया, ई में भी डबल, तो एंगल बराबर है, सिमिलर तो हो ही गए वैसे रेशियो। अच्छा ओबियसली ये वाली जो साइड है ना जिसमें टिक कर रहा हूँ, ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, सिमिलर ट्रायंगल लिखने का तरीका बताता हूं। मैंने इसमें लिखा डी एफ, तो डी मैंने पहले लिखा है ना, तो भैया पहले क्यू आएगा। सर क्यों आएगा क्यू, क्योंकि ये सिंगल डॉट इसके बराबर एंगल बराबर है ना। तो ये अगर आपको लिखना सही आ गया ना, फिर तो इस क्वेश्चन में क्या बचा था, ये तो सिर्फ नीचे वो था साइड का, पहला दूसरी साइड इसकी पहली दूसरी के नीचे, ठीक है। दूसरी तीसरी साइड ई एफ, इसकी भी दूसरी तीसरी साइड यानी कि आर पी, ठीक है। फिर ये डी पहला और तीसरा, और पी और क्यू पहला और तीसरा। तो ये अगर आप नोट करो डी क्यू आर, यानी कि अगर आपका आंसर ए फॉर एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है। एक बार ये मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत आती ही नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। फिफ्थ में हमसे कह रहा है लेंथ निकालना है एसी की, ये लो भैया एक्स ले लेता हूं इसको। अरे ये तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर देते हैं, सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, सीधी सी दिख गए थे मुझे, कहाँ से दिखा था भैया। ये 130 है, ये 130 है, ये 28 है, इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला 22 आया, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला 28 आया। जब एंगल ही बराबर हो गई तो भैया ये बाई ए या ट्रिपल ए से हो गया। अब देखिए एल एम एन, एल एम के नीचे एल क्या है, एल अगर एंगल देख लो, एल एंगल है भैया 22, तो यहाँ पे 22 पहले आएगा। देखो एल पहले आया है तो ए से शुरू करना। फिर एम एंगल है 130, बीच में आया, तो बीच में क्या है, बी है भैया, बी यहाँ पे 130 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये इस तरह से लिखा। फिर एल एम के नीचे पहला दूसरे के नीचे पहला दूसरा, ठीक है जी। एम एन
सेकंड थर्ड के नीचे सेकंड थर्ड, ये लो भैया BC। इस तरह से लिख लिया। LM की तो वैल्यू दे रखी है 45, ये लो भैया। फिर ये LN, अगर आपने ध्यान दिया, LN तो भैया 72 है। AC को X ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 72 इंटू 45, देखो कट रहा है ये। अगर 9 से करें ना, 9 5 जा 9 8 जा, 5 से 5 कट गया, 8 सेंटीमीटर। अगर आपका C4 कैट आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें। अच्छा क्वेश्चन है भैया। कहते हैं एक्स निकालो, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लो, इसमें ये 90 है, इसमें ये 90, ए और डी तो बराबर होगा ही, और ये सी कॉमन है। ठीक है भैया। एक काम करते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा। सिमिलर प्रूव करने के बाद तो यार ये क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। सिमिलर ट्रायंगल अगर हो गई हैं, सर कैसे प्रूव करा आपने? ये 90 है, हाँ जी 90 तो है। अच्छा एक और है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये प्रूव करने का कोई तरीका और है, बिल्कुल नहीं है। एंगल से ही हो रहा है, ए से हो रहा है। ठीक है भैया। ए पहला 90 है, तो जो शुरू में दूसरी ट्रायंगल है ना, वो 90 होना चाहिए, तो डी 90 हो गया। सी कॉमन है, सी लास्ट में है, तो इसमें भी लास्ट में होना चाहिए। फिर ए बी, ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। 16, ठीक है भैया। नीचे ए सी एक्स, अच्छा मैंने जानबूझ के ए सी वाले दोनों एक साथ लिए हैं, ये दोनों लिए हैं। ए सी इंटू ए सी एक्स स्क्र हो जाएगा ना, 64 8। यह है क्या? C4 कैट अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देख लें। ये कहता है कि भैया ये बताओ, सी का मेजरमेंट बताओ। पहले तो ये देखते हैं सिमिलर है कि नहीं। यार 6 का डबल 12, बात तो बन रही है। 3.8 का डबल 7.6, इसका डबल ये, अरे सिमिलर तो है। यानी कि ट्रिपल एस से सिमिलर है भैया दोनों, क्योंकि डबल आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये लिख देते हैं। ये लिखना बड़ा, दोनों का नेमिंग कर लो। नेमिंग कैसे करा? ABC तो कैसे भी लिख लिया। अब सुनो, आपने ध्यान दिया होगा मैंने BC लिया है, BC है ना, ये इसका PQ, तो BC के नीचे PQ लिया, तो BC सेकंड थर्ड है ना, तो ये भी सेकंड थर्ड होगा। AC अगर पहला थर्ड है ना, तो AC के नीचे PR है, तो ये भी तो पहला थर्ड होना चाहिए। अब अगर कंपेयर करते हैं, तो हमसे C का पूछो, C लास्ट में आया है ना, तो इसमें लास्ट में ये नेमिंग अगर सबसे सही होगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। CP के बराबर है। P कितना है भैया? P तो निकाल लो भैया यहाँ पे, यानी कि कितना आएगा? 40 आएगा, 40। तो डी ऑप्शन आ रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी से। आपका आंसर अगर D4 दिल्ली है, करेक्ट है। एट क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन को मैं अक्सर कहता हूँ डायग्राम बना लो भैया। मैं भी खुद डायग्राम बना के करता हूँ, मैं खुद नहीं भी उसके बिना छेड़ता। डायग्राम बना लिया। अब ये कह रहा है कि AE और EB, ये देखिए AE, ये वाई, ये 1 है, तो ये 2y है, तो x लगा लो, एक ही बात है। अक्सर बच्चे कहते हैं सर 1 2 लेने से काम चल जाएगा, चल तो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कट जाता है, ठीक है। विच ऑफ द करेक्ट ट्रू, अगर ये रेशो बराबर है, यानी कि AF और ये FC बराबर है, तो एक चीज पैरेलल मिल गई। पैरेलल होगी तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए कोरस्पोंडिंग, ये दोनों एंगल बराबर हो गए कोरस्पोंडिंग। तो भैया ये छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी वाली के सिमिलर हो गई, ये लो भैया सिमिलर कर दी। वैसे कन्वर्स से भी तो हो रहा है, ठीक है। सिमिलर, अगर कन्वर्स भी ले लेता हूं, तो ये दोनों अगर कन्वर्स क्या कहता है कि भैया अगर रेशियो बराबर है, तो लाइन पैरेलल है। अच्छा सिंपल सी बात है, पहले तो ये बताओ AEF छोटी वाली ट्रायंगल कर देते, किससे कर दिया? ए से कर दो ना, चलो कन्वर्स छोड़ो, ए से कर दिया। चलिए कन्वर्स तो यहाँ यूज हुआ। AE और इसके नीचे पूरे वाला, भैया AE के नीचे अगर AE एक्स, देखिए आपने सुना AE अगर x है, तो AB 3x होगा। ये मुझे AF, ठीक है, ये पता नहीं था। और इसके नीचे BC, ये कट जाएगा, रेशियो 1 रेशियो, ये 1 रेशियो 3 आया, ये 1 रेशियो 3 आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स EF, है क्या कोई? ये रहा भैया D4 दिल्ली, अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यार ये तो फ्री के नंबर, फोल्स को कर लेते हैं। फोल्स कौन सा? टू राइट ट्रायंगल हाफ सिमिलर। यार राइट ट्रायंगल तो ये भी है, एक छोटी ले लो राइट ट्रायंगल, एक बड़ी ले लो। राइट ट्रायंगल तो वही होती है ना जिसमें 90 90 होते हैं। क्या ये सिमिलर है? ये सिमिलर का तो जरूरी तो नहीं है, तो आगे चलते हैं। टू स्केयर आर ऑलवेज सिमिलर, ये तो सही कह रहा है भैया, ये तो ट्रू है। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, ये भी ट्रू है भैया। टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर, ये भी ट्रू है। अरे तो भैया हमसे फॉल्स पूछा था,
तो ये इसी केस में ये जरूरी नहीं है। करेक्ट। 90 बराबर है ना, बाकी थोड़ी बराबर है। मान लीजिए बाकी क्यों बराबर नहीं है, मान लीजिए यहाँ 45 45 बाकी दो एंगल है और 30 60 होगी, तो ये देखो एंगल दो ही बराबर हो ही नहीं। तो ए ऑप्शन जो बच्चा कह रहा है बिल्कुल ठीक है। 10th क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि भैया सी वाई और वाई बी का रेशियो निकालो। एक मैंने पहले हिंट दे दिया, ये ट्रायंगल है, ये ले लो, लाइन ज्वाइन कर ली। अब इस ट्रायंगल को ले लो। इस ट्रायंगल में ये रेशियो ए एक्स, ए एक्स कहाँ है भैया, ये टू, और एडी, एडी तो ये पूरा तीन हुआ यार, तो फिर ये बच क्या गया, वन बच गया। देखिए मैं लिख देता हूँ रेड इंक से, ये वन कैसे निकला। अब इस ट्रायंगल में मैं बीपीटी लगा देता हूँ, फिर इस ट्रायंगल में बीपीटी निकाल देता हूँ, ये कॉमन है, काम बन जाएगा। ये लो, ये तो मेरे को लग रहा कोई लफड़ा था नहीं। पहले इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाया, डीएबी में, कौन सी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जिसके ऊपर मैं आउटलाइन कर रहा हूँ। 1/2, ठीक है जी। डीएम अपॉन एम बी, डीएम अपॉन एम बी, डीएम अपॉन एम बी मिल गया 1/2। फिर ले लेते हैं ट्रायंगल नंबर टू, ये वाली ट्रायंगल। इसमें भैया ये इसके पैरेलल है, तो बी एम अपॉन एम डी उल्टा हो गया यार, बी एम अपॉन एम डी। बी वाई और सी वाई उल्टा कर, कन्वर्स कर लेते हैं ना, रेसिप्रोकल कर लो, कोई कौन फर्क को थोड़ी पड़ता है, एम डी डी एम हो गया। अरे डी एम और एम बी तो 1/2 है, तो वाई से भी ये सी वाई जो है ना, सी वाई पूछा था कि हाँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सी वाई और वाई बी। तो सी वाई और वाई बी, यानी कि अगर आपका आंसर 1/2 है, डी फॉर दिल्ली है, करेक्ट है भैया। 11 देखें। ये क्वेश्चन देखो यार, जनरली बच्चे गलत करके आ गए थे। हमसे पूछ रहा है इन दोनों का सम निकालो। यार ये पैरेलल दे रखी है, एक काम करते हैं ना, सबसे पहले तो ये ले लेता हूं, ये ट्रायंगल ही, इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा देते हैं, ए निकल आएगा। बाकी तो दे ही रखा है। ये लो, मैंने इस ट्रायंगल में बीपीटी लगाया। बीपीटी क्या कहती है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो 2/1.5 a/0.75 बराबर होगा। ए निकल के आ गया 1। एग्री, कोई इशू है ही नहीं। फिर एक काम करते हैं, नीचे वाली ट्रायंगल में अभी बी निकालना है, बी निकालना है तो और भी आसान है, क्या करेंगे, नीचे वाली ट्रायंगल में बीपीटी लगा देते हैं। कौन सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल है। ए बी सी तो बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू ये वाला भैया पैरेलल है इसके, बी निकालना है ना, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 2, और ये इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा भैया, ये कितना होगा 5.5, 2 के नीचे 5.5 लिख दिया। ये तो हो जाएगा ए वन, वन के नीचे ये पूरा लिखना पड़ेगा 0.75 अब, और बी ऐड कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी की वैल्यू 2 आया। हमसे ए प्लस बी पूछा था, है क्या 3 आंसर, ये रहा, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। 12th क्वेश्चन लास्ट एमसीक्यू है भैया, फिर 2 मार्क्स के शुरू हो जाएंगे। कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लो भैया सिमिलर हैं तो डायग्राम देखो, सिमिलर बना दिया। हमसे कह रहा है एक ए जो है ना पहले आया है, यहाँ पी पहले आया है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। बी बीच में है तो ये भी बीच में है। क्यू 90 है तो ये भी 90 होगी, तो 60 आ गया। आगे क्या कह रहा है, आर और बी, आर कितना है भैया, आर तो ये रहा 60, बी कितना है 90। अरे यार ये तो मेरे को लगता है फ्री के नंबर थे जिसके भी सेट में आया था। जब मैंने आर और ये 90 150, जिसका सी फॉर कैट आंसर है ना, करेक्ट है। फिर प्ले करके आप मेरा आंसर देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आता है, आई विल सजेस्ट यू कि भाई आप पहले पोज कर लो, कर लिया। अब देखिए मैं मेरा आंसर प्ले करके देख लो कि आपका सही है कि नहीं। मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज। देखिए मैं अक्सर है ना बच्चों को कहता हूँ कि यार पेंसिल रखो हाथ में और डायग्राम बना लो। जब मैंने डायग्राम बनाया तो मिड पॉइंट निकालना, तो मिड पॉइंट तो सबको पता है कि भैया x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2, इस तरह से निकालते हैं ना, y1 प्लस y2। तो जब यार ये तो जीरो आ गया, यानी कि ये जीरो आ गया, ये 11/2 आया। अगर x की वैल्यू जीरो होती है ना, तो आप याद रखना कभी भी x0 y एक्सिस पे ही होता है भैया। तो y एक्सिस पे, यानी कि अगर आपका आंसर बी फॉर बॉम्बे है, सही आंसर है। सेकंड देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एंड डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लेंथ ऑफ द रेडियस निकालनी है, आर निकालना है। ठीक है भैया, ठीक है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो डायग्राम बना लें। लो भैया डायग्राम बना लेते हैं। जब मैंने डायग्राम बनाया
तो मुझे पता है कि ये डायग्राम में डायामीटर डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस में x1, ये तो जीरो हो गया। 2 माइनस में ये करोगे तो 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 2 का 4 आया। मुझे तो यार रेडियस चाहिए थी ना, 4 का आधा कर दो। अगर 2 आपका आंसर है, देखिए ध्यान में ये रखना है, कभी भी ना लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो कभी होगा ही नहीं दोनों। अब इन दोनों में ओबियसली मेरा डायमीटर है ना, वो आया है 4 आया, तो रेडियस 2 हो जाएगी। डी फॉर दिल्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भाई ये पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल है, तो बताओ कौन सी ट्रायंगल है। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ यार रफ में स्केच बना लो। जब मैंने स्केच बनाया ना तो यार कह नहीं पाया, मतलब मैंने प्लॉट तो कर लिया था, लेकिन मैं जल्दी के चक्कर में मैंने क्या करा, भैया ये y0 है तो y0, तो भैया ये दोनों पॉइंट तो यहाँ मिलेंगे पक्का। लेकिन 0,4, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कौन सी ट्रायंगल है। तो इसका भैया मैंने फिर तुक्का नहीं मार के इसका डिस्टेंस फार्मूला निकाला। डिस्टेंस फार्मूला पहले बी और सी का निकाला, 5 यहाँ पे गया, 5 यहाँ पे गया, वैसे तो इसका तो 10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने ए बी निकाला, इनका ए बी का डिस्टेंस निकाला, ए बी का डिस्टेंस √41 आया, x2 माइनस x1 फार्मूले से, डिस्टेंस फार्मूले से। इसका भी √41 आया, दो साइड बराबर है। दो साइड देखते ही भी अब बी फॉर ब्रेवो अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, कई बार शॉर्टकट गड़बड़ करवा देते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। दो वर्टिसेस दे रखे हैं पी और क्यू, ठीक है भैया। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू में ए पॉइंट विच डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो, कोई पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। रेशियो भी दे रखा है, अरे यार फिर तो लफड़ा ही नहीं है। सेक्शन फार्मूला याद है, बिल्कुल याद होगा। वाइट ये वाला mx2 n x1 m+1, ये सेक्शन फार्मूला जब मैंने करा, mx2 यानी कि 2 × 5, बिल्कुल ठीक है भैया, 10 आ गया। n x1 n ये -1 करा, 10 में से 1 गया, 3 आया। और y भी 3 आ रहा है, तो भैया सी फॉर चार्ली अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है ये आपको समझ में आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। कहते हैं रेक्टेंगल है, तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, पहले तो डायगोनल निकालना है, ठीक है जी, और उसका स्क्वायर करना है, ये काम करना है। मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों को प्लॉट करो यार, कुछ नहीं होता, ये मैंने प्लॉट करा, ठीक है। पहला पॉइंट 0,2 था, ये रहा भैया, 0, y एक्सिस पे होगा, सबको पता है। फिर 0,0, अरे ये तो ये रहा भैया। फिर 4,0, ये रहा भैया। ये तो अच्छा, एक बात बताओ, ये तो खुद ही पता मिल गया यार, ये वाला पॉइंट सी वाला, इसमें देखो ना x की वैल्यू कितनी है। x यहाँ पे 4 है तो ये भी 4 होगा, y यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 होगा, तो 4,2 है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं, वह डायगोनल की लेंथ, वैसे दोनों डायगोनल बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, इसकी लेंथ निकालनी, पाइथागोरस लगा दो भैया। कौन सा पाइथागोरस, अगर भूल गए हो तो याद दिला, तो डिस्टेंस फार्मूला पाइथागोरस सेम है। 4 - 0, तो 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर चाहिए था तो पहले ये वाला स्क्वायर रूट और ये कट जाएगा। 2 - 0 यार, ये तो 20 अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है आपको पकड़ में आया होगा। सिक्स क्वेश्चन क्या है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट है, विच ऑफ अच्छा क्वेश्चन था भैया, विच ऑफ द कैन, अच्छा देखो, कैन नॉट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मजेदार है, कैन नोट को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैं तो डायग्राम बना के अच्छी तरह से समझाता हूँ, मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। जब मैंने ये एक्स एक्सिस है भैया आपका, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कहता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट। एक्स से 3 यूनिट है तो ऊपर भी तो 3 हो सकता है, नीचे भी 3 हो सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात बताऊं, इस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इस पे कोई भी पॉइंट लाई करो, वाई तो 3 होगा। और इस पे भी कोई पॉइंट लाई कर सकता है, उसमें तो y की वैल्यू -3 होगी। तो ये कहता है कैन नॉट बी, ये तो पॉसिबल है भैया, हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अरे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्चुअल में 3 आना चाहिए, तो कैन नॉट पूछा था। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है ना, क्योंकि y की वैल्यू, x तो पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू हमेशा 3 या -3 होगा। इसलिए मैंने डायग्राम बनाया कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यार फ्री के नंबर थे। कहते हैं इन द गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट, पहले अंडरलाइन करो 4 इक्वल पार्ट में। अक्सर बच्चों को कहता हूँ पेंसिल हाथ में रखो, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि ये पार्ट्स अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इक्वल पार्ट्स है भाई, ठीक है।
पॉइंट क्यू डिवाइड पीबी। अच्छा, पी, ये पीबी लाइन कौन सी है? पीबी तो भैया ये वाला पी और ये वाला बी है। और हमसे पूछा है कि भैया क्यू जो है ना, ये वाला क्यू किस रेशियो में डिवाइड करता है। खुद देख लो ना, यहाँ पे एक्स है और इन दोनों को जोड़ दोगे तो 2x है। तो भैया रेशियो एक्स और 2x का क्या बनेगा? तो 1:2 बना। 1:2 कहाँ पे है? C4 चार्ली। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू कम ही आते हैं इसमें से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, छोटा चैप्टर है ना। कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, ये तो यार कॉमन है, बहुत ज्यादा बार आता है। कुछ भी हो, बच्चों को अक्सर कहता हूँ यार डायग्राम बना लो ना, कौन से फ्री के नंबर है। -3 -4 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। आप भी मानते हो ये 3 यूनिट चला है तो ये भी 3 यूनिट हो गया। ये अगर 4 यूनिट चला है तो ये भी 4 चला। हमसे पूछा है डिस्टेंस, तो भाई एक्स एक्सिस है तो ये तो 4 चला है यार। डिस्टेंस का मतलब है पॉजिटिव, B4Y। अगर ये आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि भैया इसकी वैल्यू निकालो। देखिए अगर आप एग्री करोगे, ये जो है ना सीकेंट थीटा, ये होता है 1/cos थीटा, और ये ऑलरेडी 1/cos थीटा होता है। अब ये 1/1/cos है ना, तो ये पूरे का पूरा ब्रैकेट आप मानते हो भैया सीकेंट स्क्वेयर थीटा बन गया। और यहाँ पे तो बाहर भैया टेन स्क्वेयर थीटा है। लेकिन आपको आइडेंटिटी पता होगा, आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये रिसाइन टेन के आगे नेगेटिव आ जाएगा। और हमें ये आइडेंटिटी पता है कि ये तो 1 होती है। तो अगर आपका भी आंसर -1 आया है ना, तो बिल्कुल ठीक है। ये इस बार के पेपर में था। आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखना क्या कह रहे हैं। कहता है कि भाई थीटा, अच्छा देखिए थीटा तो निकालना है, लेकिन इसने थीटा/3 वैल्यू निकालनी। देखो हमें सबको पता है कि ये √3/2 के एक्चुअल में sin 60 होता है। और यहाँ पे भैया sin 40 है। अब सॉरी 4 थीटा है। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो 4 थीटा 60 आ गया। और मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ से आ गया, 60 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 15 आया। लेकिन मुझे तो क्या पूछा है, देखिए ध्यान से आपने देखा, थीटा/3। थीटा/3 अगर मुझे चाहिए तो 15 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, यानी कि 5 डिग्री। अगर आपका आंसर D4 दिल्ली है तो करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है ये एक्यूट एंगल ने वैल्यू निकाली, कोई बात नहीं, सिंपल से है, पहले इसको वहां भेज देते हैं, ठीक है भैया। तो 4, इसको इंक चेंज कर लूं, ये बन जाएगा 4, 4 sin थीटा और 9 - 7, ठीक है भैया। ये तो 2 बना। अच्छा एक काम करें, इस 4 को भी वहां भेज देते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2/4 बनेगा, तो ये तो 1/2 बना। आप खुद बताओ ना, साइन थीटा भैया 1/2 कब होता था? थीटा भैया जब 60 डिग्री या 30 में से 30 पे। तो हमसे 30 यानी कि थीटा ही तो पूछा था। अगर आपका आंसर B4 बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, आप पहले ये पता होना चाहिए कि √3 क्या होता है। भैया हमें पता है 1060 पे होता है। तो इसका मतलब कंपैरिजन करोगे ना, तो 3 थीटा भैया 60 डिग्री आ गया। थीटा जो है 30 या 60 को 3 से डिवाइड किया 20 डिग्री आ गया। लेकिन हमें तो थीटा/2 पूछा है ना, तो इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो 10 डिग्री। जिस बच्चे का D4 दिल्ली आंसर है, बिल्कुल ठीक है। आगे ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं भाई, अच्छा इसको सिंपलीफाई कर लीजिए। कैसे सिंपलीफाई करने की बात कर रहा हूँ भैया, आप भी एग्री करोगे, ये जो 10 थीटा है ना, पहले ये बता दूं, ये sin θ/cos θ होता है भैया। कोसेक क्या होता है? 1/sin θ होता है, बिल्कुल ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर ही रखो। ये वाले को sin θ एज इट इज रहने देते हैं। ये जो सीकेंट है ना, क्या मैं 1/cos θ लिख सकता हूँ इसको? अब देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहां से बचा 1/cos तो भैया सीकेंट स्क्वेयर थीटा बन गया। ये अगर करो तो 10 बनता है, तो माइनस में 10 स्क्वेयर थीटा बनेगा। अरे ये तो आइडेंटिटी बन गई, ये तो 1 होता है। अगर आपका भी आंसर B4 बॉम्बे है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए देख लेते हैं नीचे वाला क्वेश्चन। कहते हैं दोनों बराबर हैं, हम सबको पता है दोनों बराबर होते हैं, तो भैया यहाँ पे थीटा 45 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीकेंड 45, देखिए सीकेंड 45 और यहाँ पे sin 45 की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है भैया। सीकेंड 45 आप मानते हो 1/cos 45 होता है, और ये भैया sin 45 होता है। sin/cos करोगे तो tan 45 होता है। tan 45 सब बच्चों को, सबसे इजी बच्चे यही कहते हैं 1 होता है। अगर आपका आंसर D4 दिल्ली है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। लो भैया 7 cos² थीटा को छेड़ते भी नहीं है, इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ 1 - में cos² थीटा। ठीक है, उसको भी चेंज कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा तो यहां से देखिए प्लस का 3 आया और ये माइनस का 3 cos² थीटा आ गया। ठीक है, ये -का 3, ये +का 7 है, तो यहां से तो 4 cos² थीटा बचा, बिल्कुल ठीक है। ये 3 को वहां ले जाता हूं तो 4 - 3 तो 1 होता है। अब मैं इस पूरे को करूं तो cos² थीटा जो है ना ये 1/4 आ गया, और cos थीटा कितना आया भैया, 1/2 आया, पॉजिटिव ही लेंगे ना। 1/2 cos थीटा किस पे होता है, अगर आपका आंसर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो बिल्कुल ठीक है। 60 का मतलब C4 चार्ली अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। पुट करके देख लेते हैं तो हिट एंड ट्रायल से भी हो जाता। इसमें देखते हैं, ये बड़ा है 1 - में cos² थीटा, आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है भैया, sin² थीटा के बराबर होता है। और रूट अगर लोगे तो सारे बच्चे एग्री करोगे कि भैया ये sin² थीटा का रूट तो साइन थीटा होता है, और कोस बाई साइन करोगे तो ये तो कोट होता है। और कोट थीटा अगर आपका आंसर A4 एप्पल है तो बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए, इसको आंसर लिख देता हूँ। डन। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है भैया। वैल्यू पुट करनी है। पहले ये बताइए sin 30 कितना होता है, वो 1/2। 10 45 1 होता है। सीकेंड, अच्छा एक और बात है, सीकेंड जो है ना इसको अगर नहीं भी आता तो ये बताओ cos 60 के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। मैंने cos 60 इसलिए लिख लिया कि बच्चे cos 60 की वैल्यू जानते हैं। भी cos 60 जो जो होता है ना वो होता है 1/2। अब ये 1/2 है ना, ये मैंने भैया बेसिकली 1/1/2 यहाँ लिखूंगा, तो आप एग्री करोगे ये 2/k हो जाएगा। तो ये पूरा रिड्यूस होके क्या हो गया, 1/2, और यहाँ पे 2/k। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, अगर आपका आंसर k की वैल्यू 4 आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए आंसर करेक्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी तो अगर मान लीजिए इसको यहाँ ले आऊं मैं, ठीक है, sec² थीटा माइनस में tan² थीटा ये 1 होता है, तो मेरे हिसाब से इसमें तो आंसर भैया C4 कैट होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकता। एग्री। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में आ जाते हैं, क्या कह रहे हैं। ये 1 कब होता है, हमें पता है साइन 90 पे 1 होता है, तो इसका मतलब कंपैरिजन करेंगे ना साइन साइन में, तो अल्फा प्लस बीटा 90 आ गया। अगर इसकी जगह पे मैं 90 रखूंगा तो 90 डिवाइड बाई 2, तो ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 45। साइन 45 अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल में A4 एप्पल आंसर 1/√2 आता है। एग्री कर रहे हो। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं इसकी वैल्यू बताइए, बहुत है, ठीक है भाई अभी बता देते हैं। ये बताइए कोट थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ये लीजिए भैया, एलसीएम लेंगे तो दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कोस थीटा यहाँ चला गया, तो इसको मल्टीप्लाई करना भैया, ये हो गया कोस² थीटा। ये sin² थीटा यहाँ चला गया, अरे ये तो आइडेंटिटी क्या बन गई, 1 बन गया। ऊपर न्यूमरेटर में 1 बचा, नीचे 1/sin थीटा बना, और 1/cos थीटा। 1 तो फ्री का है ना, कहीं लगा लो। 1/sin कोसेक होता है, 1/cos सीकेंट होता है। जिस बच्चे का A4 एप्पल आंसर था बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लें। ये भी वैल्यू पुट करनी है, 10 30 पता होना चाहिए आपको, मुझे तो पता है भैया 10 30 होता है 1/√3, और इसका स्केयर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ये होता है 1 + 1/3, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 - 1/3 ये बन गया, ठीक है। 3 + 1/3 ये करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से 3 कैंसिल हुआ, ऊपर 2/4 बचा, 1/2 बचा। 1/2 किस पे होता है, देखो sin 60 तो होता नहीं है, cos 60 तो होता है भैया। cos 60 अगर 1/2 होता है तो B4 बॉम्बे अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। दो दो ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन थे। हम अच्छा, मैं मान लीजिए नहीं है ना, हिट एंड ट्रायल कर लो ना भैया। हिट एंड ट्रायल क्यों कह रहा हूँ कि मैंने 90 रखूंगा, यार बात बनी नहीं रही, यहाँ पे ए की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे तो 180 बन रहे हैं, तो इसको तो काट दो। 60 रखा तो 120 बन रहा है ही नहीं अपने 90 से ऊपर, इसको भी काट दो। 30 रुक के रखे थे, मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह पे 30 रखता हूँ।
10 और 2 × 30 लेफ्ट हैंड साइड में किया तो 1060 आया, 1060 करा तो √3 आता है। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें। 310, मैं किसको ट्राई कर रहा हूँ, मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, पहले 30 को हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ। 1030 और 1030 मुझे पता है भैया 1/√3 होता है। और ये जो रेशनलाइज करोगे ना, तो ओबियसली ऊपर वाला जो है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, नीचे √3 है ही, ये भी √3 आ गया। तो दोनों अगर √3 आ गए हैं, तो यानी कि D4 इसमें तो हिट एंड ट्रायल कर लो ना, कभी फंस भी जाओ तो, कोई चीज नहीं आए तो इस तरह से कर लो। ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये अच्छा है, देखो भैया, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी मुझे अच्छी तरह से, ये ठीक से बताता हूँ, आप ध्यान देना भैया। कोस में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये 0 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है 1। ध्यान रखना भाई, हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। कोस के केस में उल्टा होता है, 1 से शुरू हो रहा है और डाउन होके क्या हो रहा है भैया, 0 हो रहा है। एग्री। तो इसने पूछा भैया sin 20 और 70 में, यार 70 जो आएगा ना वो 1 के ज्यादा क्लोज है, तो ये तो गलत है भैया। बिल्कुल ठीक है, बी देख लेते हैं। sin 20 और cos 20, sin 20 तो यार और cos 20 ये तो उल्टा जा रहा है ना, ये भी गलत आ रहा है। ये तो आपको रास्ते में ही बता। cos 20 और cos 70 ये ठीक लग रहा है। cos 20 यानी कि 1 से 0 ना, ये आएगा ना 20 डिग्री यहाँ पे, और 70 तो यहाँ पे आएगा 0 बनने से थोड़ा सा पहले। वैसे भी ग्राफ प्लॉट कर लेना, जिस बच्चे का C4 कैट आंसर है बिल्कुल ठीक है। ये वाला ये तो बनेगा नहीं, करके देख लेना, नॉट डिफाइन मतलब उसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। C4 कैट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। ये देखिए भाई क्या कह रहा है, वैल्यू पुट कर लेते हैं भैया। cos 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, तो मुझे तो पता है भैया, ये होता है 1/2, ठीक है। प्लस में cos 0 की होता है 1, ये होता है 1/2, ये होता है 1, और ये 5 के बराबर है। एक काम करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। क्यों कर रहे हो सर 2 से? अरे ये फ्रैक्शन हटाना है। ये तो x/2 है, तो ये तो रिड्यूस हो जाएगा, x बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बनेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 बनेगा। ये 10 बन गया। और इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 है, ये -1 को वहां भेज दूं, ठीक है। तो x प्लस में 2y, ये 10 और प्लस में 1 11। अगर आप, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अगर आपका आंसर 11 आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, मेरा मानना है इसको इस तरह से आप करोगे तो भी ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये भैया, अच्छा रिंग चेंज कर लेता हूँ दिक्कत ना हो। वैल्यू पुट करते पहले तो ये बताओ, x/y चाहिए ना, तो ये y को मैं यहां ले आऊं, ये ले आते हैं भैया, ये लो x/y। अब ये जो चीज है ना, ये यानी कि 2 10 30, ठीक है, और 1 माइनस में 10² 30, ये तो ऊपर आएगा। एग्री। और ये वाला x के साथ में है ना, इसको यहाँ भेज देते हैं तो नीचे आएगा, तो ये क्या है, 2 10 30 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस में 10² 30, ये बन जाएगा। मैंने, आप बोलो सर ऐसा क्यों करा, देखिए आपको समझाता हूँ। आपको नहीं लगता ये दोनों सेम है, कैंसिल कर दूं? यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ 2 10 30 और 2 10 30 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये कर दिया। अब ये जो रिवर्स हो जाएगा, ये जो ऊपर है ना, ये यहाँ पे ऊपर आएगा 1 प्लस में 10² 30, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आएगा 1 माइनस में 10² 30। मुझे पता है 10 30 भैया कितना होता है, ये होता है 1 प्लस में 1/3 होता है, मतलब 1/√3 होता है ना, तो स्क्वेयर करेंगे तो 1/3 आएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1/3 होता है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम अगर लेंगे इन दोनों का, तो ऊपर बनेगा 3 प्लस में 1/3, नीचे बनेगा 3 माइनस 1/3। 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, 4/2 आया। अगर आपका आंसर 2 है और इसके नीचे 1 आ रहा है, तो 2/1, यानी कि मेरा तो भैया C4 कैट आ रहा है। अगर ये आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। हाइट दे रखी है 150 फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है भैया, ये हाइट दे रखी है, यानी कि हमें B दे रखा है, राइट। और स्ट्रिंग एट एंगल इंक्लाइन 30 डिग्री, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो निकालनी है मैंने x ले ली। अब आप बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला अगर हम लगाएं, तो मुझे एक तो परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो शूट कर रहा है, यहाँ पे शूट कर रहा है साइन, तो मैंने सीधा साइन लिख दिया।
और साइन 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ये होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भैया अगर आपका आंसर B4 बॉम्बे है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड देख ले। एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है कि लैडर है, ठीक है भैया, हॉरिजेंटली 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। आपको इसको दो बार पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये 6 मीटर दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ वॉल इज टू विच लैडर इज, वो 8 मीटर, ये हाइट दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि ये 10 मीटर होगी, बिल्कुल 10 होगी भाई, ये तो ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए, टाइम बच जाएगा। मैंने कैसे करके देखा, भैया हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने है ना, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो उसका स्क्वायर 36 यानी 100 बराबर 100 आ रहा है। तो यस ट्रू है भैया, करेक्ट है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कहता है फिर लेडर मेक एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, चेक कर लेते हैं। मैंने ये एंगल नहीं पता था परपेंडिकुलर इनका करा, तो इसको 2 से डिवाइड किया, 4 एक्चुअल में 60 डिग्री है ना, 1060 अगर है वो, तो भैया अगर आप एग्री करोगे तो √3 होता है, और ये आ रहा है 4/3, तो बात बनी नहीं। तो ये गलत होगा आंसर, आर इज फॉल्स। अगर आपका और आर फॉल्स है और ए करेक्ट है, तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। थर्ड कर लेते हैं, कहता है 30 मीटर लॉन्ग, बिल्कुल ठीक है भैया। ग्राउंड पे 60 डिग्री बना रखी है, हाइट ऑफ द पोल, बड़ा इजी है यार। ये तो मेरा मानना है सब बच्चों ने कर लिया होगा, कई इजी क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। करा कैसे, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, उसके सामने वाला ही होता है ना परपेंडिकुलर, और एक नॉन साइड लेनी है, एक अननोन लेनी है। तो आई थिंक साइन शूट करता है, साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 पे। परपेंडिकुलर h/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h30, 15√3 कौन सा है, ये रहा भैया। अगर आपका आंसर D4 दिल्ली है, करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं। ये क्वेश्चन में एक छोटा सा ग्लिच है कि हाइट का था। कहता भाई यहां से देख रहा है ना, 38.2 मीटर, ये भी तो 38.2 होगा, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द आइज, ये 45 दे रखा है, करेक्ट है। हाइट ऑफ द चिमनी निकालनी है। निकालना क्या है, ए ई निकालना है भैया। तो मैं एच निकाल लेता हूँ, इसमें 1.8 ऐड कर दूंगा, डायग्राम आपको बन जाए तो। अच्छा, 1045 ले लेते हैं तो भैया ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि इसमें मैंने 1045 चूज करा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एच ले लिया, ट्रायंगल एबीसी लिए भैया, ये वाली, ठीक है। और इससे एच की वैल्यू ये आ गई। चिमनी तो भैया पूरी होती है, ऐड कर दो, 40 है क्या आंसर, ये रहा। अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। 5 वाले में क्या कह रहे हैं कि भाई पीकॉक सीटिंग ऑन द टॉप ऑफ ट्री ऑफ हाइट, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, ये एंगल बेस ऑफ देन डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा निकालना है। आप भी बता भाई, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। तो एक दो इन दोनों को ले लेते हैं, टेन थीटा अप्लाई कर देते हैं। टेन थीटा अप्लाई करने पर अगर आपका आंसर आ जाता है, करेक्ट है, क्या निकला भैया मेरा, 10 से 10 काटा, 1/√3 किस पे होता है, 30 पे होता है। 30 कहाँ पे, A4 एप्पल अगर आपका आंसर है, तो बिल्कुल ठीक है। कहता है भाई टेंजेंट ड्रोन एट द एक्सट्रीमिटी, डायग्राम बना दो थोड़ा सा समझाने के लिए। कहते हैं कि ये डायामीटर है, और डायामीटर के एंड पे दो टेंजेंट बनाए, ठीक है भैया। आ, ये कहता है ये दोनों भैया 100% है। देखिए, इसमें तो बिना पूछे बच्चे का करेक्ट होना चाहिए। ये दोनों के दोनों 90 होते हैं ना। अगर भैया ये दोनों एंगल 90 90 हैं, और ना दोनों अल्टरनेट भी हैं, तो अल्टरनेट बराबर होता है, तो पैरेलल होगा इसका आंसर। ये ध्यान में रखना। इसने डायमीटर के एंड पे बोला है, ठीक है। A4 एप्पल आंसर है। सेकंड में देख लेते हैं। हमसे कह रहा है APO। मैं तो अक्सर बच्चों को कहता हूँ जो निकालना है उसको एक्स ले लो, ये निकालना है। अरे ये तो बड़ा आसान है यार, बहुत तरीके हैं करने के। मैं कहता हूँ MCQ में आंसर आना चाहिए बस। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, ऐसी प्रॉपर्टी थी, किसी को वो याद नहीं है तो इसको एक्सटेंड कर दो। तो ये एंगल है ना, इन दोनों एंगल का सम होगा, यानी कि A+B के बराबर होगा। तो ये अगर x है ना, ठीक है, ये हमें पता है 90 है भैया, टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो x+90 यानी कि 115 होगा, इसके बराबर होगा। तो 25 अगर आपका आंसर है, वो गजब, इसमें भी A4 एप्पल आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया। थर्ड देख लेते हैं। कहते हैं गिवन फिगर में RS इज टेंजेंट टू द, ठीक है, करेक्ट। क्या निकालना है, RLM, RLM x निकालना है। और ये तो और भी आसान है।
बेसिकली एक बात बताइए, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ? बिल्कुल ज्वाइन करने से बहुत आसान बन गया। जब मैंने इसको रेडियस से ज्वाइन किया ना, तो ये दोनों बराबर है। एग्री कर रहे हो? भाई दोनों रेडियस है बराबर तो होंगी होंगी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक सिंपल सा फंडा है कि ये एंगल 30 हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा 30? अरे आपने पढ़ा होगा ना, एक ट्रायंगल में दो साइड बराबर हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये तो 30 दे रखा है तो ये भी 30 हो गया। लेकिन यार इस पूरे का सम तो 90 है। पूरे का सम 90 है तो 90 में से 30 माइनस कर दूंगा, 90 में से 30 माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा 60 डिग्री। यही तो पूछा था। 60 डिग्री कहाँ है भैया? ये रहा बी फॉर बॉम्बे। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है, एक्स निकालना है। देखिए अगर ये पूरा 80 है, आप ये बताना, तो आपको एमसीक्यू में ये पता होना चाहिए कि ये दोनों 40-40 हो गए। अगर ये 40 है तो आपको पता है टेंजेंट और रेडियस में तो 90 बनता है। तो यार इन तीनों का सम कितना होता है? इन तीनों का सम 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये बाय डिफॉल्ट भैया 50 डिग्री आ गया। कौन सा आंसर है? बी फॉर बॉम्बे। ये लीजिए आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या कह रहा है। कहता है ए बी टू आ रहा है, ये भैया पूरी लाइन टू आ रहा है, ठीक है। कहता है कि ओपी आ रहा है, ये आर है, ठीक है। कहता है देन द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये लो भैया मैंने ज्वाइन कर लिया, ये कैपिटल आर निकालना है। एक बात बताता हूँ आपको, नहीं पता है तो, कि किसी भी सर्कल में ये भैया 90 डिग्री अगर है, 90 तो होगा ही होगा रेडियस और टेंजेंट में, तो बड़े वाले सर्कल के लिए अगर ये 90 है तो ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे, यानी कि कोड को बाइसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये पूरा 2r दे रखा है, तो भैया मानते हो ये r और r होगा। अगर ये r है और ये भी r है तो भैया पाइथागोरस जिंदाबाद लगा दो ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज। आर स्क्वायर ये भी आर है, ये भी आर है, 2r स्क्वायर, तो भैया √2r कौन सा है? डी फॉर दिल्ली, अगर आपका आंसर है बिल्कुल ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ में क्या कर रहा है? कहता है भैया ये दो टेंजेंट है, ठीक है, बराबर ही होते हैं, करेक्ट है भैया। कहते हैं एंगल ए पी बी निकालो, ए पी बी एक्स निकालो, ठीक है निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, ये अगर 210 है तो ये कितना हो जाएगा यार? माइनस कर दो ना किस में से, वो जो होता है ना 180 में, 360 में से, कंप्लीट एंगल में से। मैंने क्या करा, 360 में से माइनस करा, ये 150 आया, आ गया। इन दोनों का सम बताऊं कितना होता है? 180 होता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में ये भी 90 है, क्वाड्रिलेटरल में ये भी 90 है, 80 तो 180 होता है। अगर ये 180 होता है तो भैया एंगल 30 डी आ गया। डी कहाँ है? ये रहा, डी फॉर दिल्ली अगर आपका आंसर है। एपीबी तो पूछा था ना? हाँ बिल्कुल, मेजर ऑफ एंगल एपीबी पूछा था, करेक्ट है। सेवंथ देख लें। कह रहा है कि इस फिगर में ए बी दे रखा है, ये भैया दे रखा है 3√2, ठीक है, अच्छी बात है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, डायमीटर के लिए रेडियस निकाल लेते हैं। भैया ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। एक बात बताऊं, ये 90 दे रखा है ना, तो रेडियस और टेंजेंट में ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो भैया ये भी पक्का 90 होगा। जिस क्वाड्रिलेटरल में 90 तीन है तो फोर्थ तो बाई डिफॉल्ट ही हो जाएगा। अब ये 90 हो गया तो ओबियसली तो यार सीधी पाइथागोरस लगा देता हूँ ना। कैसे लगाऊंगा मैं? इसमें एक साइड आर, दूसरी साइड आर, हाइपोटेन्यूज है भैया 3√2। इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो मुझे आर मिल जाएगा। दोनों का स्क्वायर √3 हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। 2r स्क्वायर इज दिस वन, ये हो जाएगा 3√, ये तो 2 से 2 कट गया भैया। आर की वैल्यू 3 आ गई। पूछा तो डायामीटर है, 6 होगा भैया। डी फॉर दिल्ली आंसर है इसका। जनरली बच्चे भैया जल्दी जल्दी में 3 कराते हैं, गलती मत कर देना। एट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है कि वैल्यू ऑफ 2x, पहले ये बताओ ये कितना होगा? सारे बच्चे जानते हैं 90 होगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल, अगर ये 90 है तो भैया एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। इन तीनों का सम 180 होगा, बिल्कुल होगा। एक्स 3x 90, ये तो 4x हो गया, बहुत बढ़िया। 90 को वहां भेज देते हैं। x जो है 9, मुझे एक्चुअल में 2x चाहिए था,
मैंने जानबूझ के इसको डिवाइड कर दिया 2 इंटू, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ना। 2x, इस 2 को वहां भेज दूंगा। अगर आपका 45 डिग्री आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बच्चे ने कहा सर मैंने एक्स है ना 22.5 निकाला, फिर 2x करा। मैंने कहा तेरा भी ठीक होगा, बात तो एक है, एमसीक्यू में तो कैसे भी करो भैया। 2025 में आया था। हमें सर्कल का एरिया गिवन है, ठीक है। सेंट्रल एंगल गिवन है, रेडियस दे निकालनी है, तो बिल्कुल ठीक है भैया, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। आपको सिर्फ सेक्टर के एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। ये 40 ये होता है ना, पाई से पाई काट दिया मैंने, ठीक है। अब ये थीटा बाई 360, इसको कैंसिल कर देते हैं ना वैसे भी। और हमें पता है कि ये 5 होता है, 72 वन जा 72 5 जा। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200, 200 को 100 × 2 लिख देंगे, 100 बाहर आ जाएगा। अगर आपका डी फॉर दिल्ली आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू फॉर्म, आर्क बनाइए। ध्यान में रखना, आर्क इतनी ही बनेगी, ठीक है जी। रेडियस भी गिवन है, एंगल निकालना है। ओके, कोई इश्यू नहीं है। देखिए सबसे पहले जो आपको दिमाग में आना चाहिए कि आर्क की लेंथ का फार्मूला क्या होता है। ये तो दोनों दे रखी है ना। आर्क की लेंथ का फार्मूला होता है ये वाला, आर्क लेंथ जो है थीटा अपॉन 362 पाई। थीटा भैया हमें इसमें दे ही नहीं रखा, ठीक है, निकालना है। एल दे रखा है 20, 362 पाई एज इट इज है। और ये अगर आप नोट करो, आर की जगह पे इसने 60/पाई खुद ही दे रखा है ना, रेडियस तो। पाई से पाई कैंसिल करा, ठीक है, 2 ऐसे कैन 60 वन जा 62, थीटा/3 आया। इस 3 को वहां भेज देंगे, 60। अगर आपका बी फॉर बॉम्बे आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लार्ज सर्कुलर पिज्जा है 5 इक्वल, सबसे इजी तो मुझे यही लगा। मुझे लग रहा है ये तो सबका ठीक होना चाहिए। 5 सर्कुलर है तो ऑब्वियसली भैया ईच सेक्टर एंगल पूछा है, 360 को 5 से डिवाइड कर दो। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है, करेक्ट है। फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ, रेडियस गिवन है, ठीक है जी। और एरिया गिवन है, लेंथ ऑफ द कोरस्पोंडिंग आर्क। तो पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकलेंगी, सेक्टर का एरिया दे रखा है। अब इस सेक्टर के एरिया में एरिया 54 पाई है। इस पाई से कैंसिल करा, और यहां से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी मैंने, ठीक है। और आर स्क्वायर को वहां भेज दिया। सर इसकी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि ये जो थीटा/360 है ना, ये आर्क लेंथ में भी यूज होगा ना। ये देखो ना, आर्क लेंथ का फार्मूला ये है। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करने वाला हूँ, 54/r²। जब मैंने इसकी जगह पे 54/r² पुट करा, तो कैंसिल करना आसान हो गया। कैसे, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पाई आर बचा, ठीक है। पाई आर में से अगर आर की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए मैं पुट कर, आर का कितना दे रखा है 36, एक ही बार पुट करा। ये मैं आर अगर 36 पुट कर देता हूँ, 18 2 जा 18 3 जा 2 से 2, 3 पाई। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है, बिल्कुल ठीक है। दो क्यूब की बात कर रहा है, उनका रेशियो दे रखा है, साइड निकाल लेते हैं। मेरे हिसाब से साइड निकाल जाएगा तो सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। पहली वाली क्यूब का ए क्यूब, ठीक है जी, दूसरे वाले की बी क्यूब ले ली मैंने। इसकी 2 आई, मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो 2 चलेगा, इसका 5 आया। सरफेस एरिया का फार्मूला 6 स्क्वायर होता है, तो 4:15, यानी कि बी फॉर बॉम्बे अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। आगे ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भैया। कहता है कि भैया दो हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस अलोंग विद देयर बेस गिवन गेट स्फीयर। बात तो सही कह रहा है, दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर देंगे, सेम रेडियस है, अलोंग देयर बेसिस, देन वी गेट स्फीयर, करेक्ट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ये तो नहीं होता भाई। टोटल सरफेस एरिया है पीएसए, और स्फीयर है, अगर आपको याद दिलाता हूँ, 4 पाई r² होता है, यानी कि ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ए ट्रू और आर फॉल्स। अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है, बिल्कुल ठीक है।
थर्ड देख ली, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत बढ़िया। मेरे को लग रहा है मैक्सिमम ने गड़बड़ कर दी होगी। कहता है टॉप ऑफ ए फेस ऑफ ए क्यूब है, उसका टॉप ये है, ठीक है जी, 7 सेंटीमीटर साइड है, ये 7 दे रखी है भैया। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ, जो देखिए जो हेमिस्फीयर होते हैं ना, वो ऊपर से तो सर्कल ही होते हैं, और रेडियस दे रखी है यार, फ्रॉम टेकिंग आउट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, एक ही फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑन द टॉप फेस की बात कर रहे हैं, यानी कि वन फेस की बात कर रहे हैं। तो मैं इसको आपको सजेस्ट करूंगा, अगर हम एक साइड में निकाल लें, तो ये क्या कह रहा हूं मैं, एक साइड में 10 आ रहे हैं। सर 10 कैसे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हो आप, समझाता हूं। अगर आपको पता है साइड किसकी, इसकी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, इसका डायामीटर निकाल लेते हैं, 0.35 का डायामीटर 0.7 होता है। अगर ये 0.7 है, तो मैं इसको 0.7 से डिवाइड करूंगा तो 10 ये सर्कल आ सकते हैं, हेमिस्फेयर आ सकते हैं, जो डिग कर सकते हैं अलोंग ए साइड। ये एक साइड है, यहाँ पे भी तो 10 आ सकते हैं। अगर यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो एक फेस पे 10 × 10, 100 अगर आपका आंसर है ना, बिल्कुल ठीक है। ज्यादातर बच्चे 10 कराए थे। आई होप अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। कहते हैं भाई कोन की हाइट दे रखी है, ठीक है जी, स्लैंट हाइट 13 दे रखी है, बहुत बढ़िया। कहते हैं इंटायर हाइट निकालनी है, इंटायर हाइट के लिए मुझे ये रेडियस मिल जाएगी ना, तो ये तो दोनों बराबर होते हैं, तो आर निकल जाएगी, तो आर निकाल लेते हैं। आर निकालना क्यों आसान है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ना, आपको सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों बनानी है, 90 डिग्री है, तो सामने एल्टीट्यूड होता है, पर हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज में से ये 12 माइनस करेंगे, आर 5 आ गई, ये अगर 5 आ गई, तो 12 + 5 17 है क्या कोई। A4 अगर एप्पल आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया। नेक्स्ट ले लेते हैं, 5 देख लेते हैं। 5 में कहता है भैया कौन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम होलोड आउट, कट करके निकाल लिया, ठीक है। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड देन वॉल्यूम ऑफ द, रेशियो निकालना है, इसको अंडरलाइन करता हूं, किसका निकालना है, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड ऑफ द वॉल्यूम, कौन होलोड आउट। अगर आप भी मानते हो इस केस में रेशियो वाले में, तो हम पहले तो आएगा जो रिमेनिंग सॉलिड है उसकी वॉल्यूम, कैसे निकालेंगे भाई, πr² सिलेंडर की, कौन बाहर निकल गया, जो ये अगर बाहर निकल गया मानते हो, तो भैया यही बचा ये पोर्शन, इसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, टोटल में से। नीचे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन होलोड कट, इस कोन की वॉल्यूम, इन दोनों में πr² कॉमन है, दोनों में देखो, ऊपर न्यूमरेटर डिनोम कॉमन है, तो भैया माइनस कर दिया। पहले ये कॉमन लिया मैंने πr², तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1/3 बचा, तो ये बन जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2:1। अगर आपका C4 चार्ली है, अच्छा क्वेश्चन है, फिर मेरा आंसर है, फिर कर लीजिए। ये क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भाई मोड दे रखा है, पहले मोड लिखा है तो ये मोड ही होगा, याद रखना। कहता है मीन दे रखा है, ये मीन दे रखा है। कहता है मीडियन निकालना है, तो आपको तो भैया फार्मूला पता है, तो निकल जाएगा, फार्मूला है ये वाला। फार्मूला क्या है, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, मीडियन। अच्छा, मीन तो दे रखा है 18x, मोड दे रखा है 15x, 51x आ गया, 3 है भैया यहाँ पे, मीडियन चाहिए, 17x कहाँ पे है, अगर आपका आंसर C4 चार्ली है, करेक्ट है। ये बहुत बार ये फार्मूला इस बार ज्यादा पूछा गया सीबीएसई के पेपर्स में, आगे भी आएगा ये। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखो एक नंबर में तो ये क्या कह रहा है, मीन निकालना है, इसमें नहीं पूछा भैया, मीन निकालना है, मीन तो सबको पता है भैया, सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका आंसर आ रहा है 3, करा क्या है मैंने, सबको ऐड करा, डिवाइड किया, ये 7 को यहाँ भेज दिया, 49 बन गया। ये 40 आया, इसको यहाँ कर दिया, 9 आया। X3 कहाँ पे है, अगर आपका आंसर D4 दिल्ली है, करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों में काफी गड़बड़ थी, वो कह रहे हैं कि सर क्या होगा आपके हिसाब से, कहते हैं क्यूमुलेटिव कैलकुलेट मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, इसमें क्लास इज अप टू मीडियन क्लास, पहला कह रहा है क्लास इज अप टू, प्रीसीडिंग वाला मुझे ठीक लग रहा है। अगर आपको मीडियन वाला फार्मूला याद है ना, तो प्रीसीडिंग वाला ठीक लग रहा है, क्योंकि आपको याद है जो फ्रीक्वेंसी CF जो लेते थे ना, वो मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग तक लेते थे,
करते तो टोटल थे, कई बच्चे के सर सारी क्लासेस नहीं करते, टोटल थे, लेकिन काम आता था प्रीसीडिंग क्लास का मीडियन सीएफ लेते थे हम। तो अगर आपका सी आंसर है तो ठीक है भैया। फोर्थ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है मीन एंड मीडियन ऑफ ए गिवन सेट ऑब्जर्वेशन दे रखा है। अच्छा, मोड निकालना है। अच्छा देखो वही फार्मूला आ गया, मैं बात करता ना जिसकी, मैंने कहा था ना कि ये फार्मूला इस बार बहुत पूछा गया है। इस फार्मूले में मीडियन की जगह पे 11 रखा, मीन की जगह पे 10 रखा, मोड निकाला। ये तो 33 हो गया, ये 20 हो गया। सी यानी कि अगर आपका सी फॉर चार्ली आंसर है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं भैया। वही घुमा फिरा, अच्छा क्वेश्चन था लेकिन। कहते हैं एक्स मीडियन वाई मीन इसके बराबर है बिटवीन, हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। पहले तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। कैसे फार्मूला, देखिए मैंने क्या करा है, इस फार्मूले को मैंने, ये हमें कह रहा है ना कि मोड एक तरफ रखो, ठीक है, मैंने इसको क्या करा, इसी जो दे रखा था ना ये मीन को वहां भेज दिया, तो भाई ये वाई मीन है ना, ये यहाँ जाके माइनस वाई मीन हो जाएगा। फिर कंपेयर करा तो एक्स की वैल्यू 3 आई, ठीक है, वाई की वैल्यू -2 आएगी भैया, ये लिख दिया। और जेड के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो जेड की वैल्यू 1 आएगी। अब ये तीनों आ गई तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करा, तो ये आंसर आ गया भैया 2 है क्या, सी फॉर चार्ली आंसर। देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी है। क्वेश्चन 6 देख लो भैया। हमसे कह रहा है मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन। ये देखिए पहले तो सीएफ निकालना जरूरी पड़ेगा, इसका बिना सीएफ के तो कर ही नहीं पाएंगे। जब मैंने इसका सीएफ निकाला तो मीडियन तो मिडिल मोस्ट होता है ना, देखो इसमें क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट, 100 का मतलब है एन 100 है भैया, एन का आधा करूंगा 50, 50 रो नंबर वाला कहाँ आएगा, देखो 6 तो ये इनको सीएफ निकाला, ये 34 हो गया। 50 रो नंबर वाला बच्चा इस रूम में बैठा हुआ है 28 में, ठीक है। तो 28 से 29, अब मैंने देखा 28 से 29 वाला कौन सा है, 28 से 29 वाला जो है, तो देखिए इसमें जो मीडियन के हिसाब से जो आंसर आ जाएगा वो सी फॉर चार्ली आ जाएगा। अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन दे रखा है, सम ऑफ मीन एंड मीडियन दे रखा है, ठीक है। इसमें तो इंपेरिकल फार्मूला लग रहा है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, मोड दे रखा है इन दोनों का सम। इस फार्मूले में अगर मैं मोड रख दूं, ठीक है जी, तो इन दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखिए ये मैंने मीडियन की वैल्यू, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड की याद आ गया आपको, इस मीडियन की वैल्यू रख दी, यहाँ पे रख दिया। सिंप्लीफाई करने पर मेरा मीन है ना वो भैया 13 आया। 13 कहाँ है, अरे ये बी, अगर मीन पहले देखो इसमें, अगर देखो मीन पहले ही है ना, तो 13 एक में ही है ना मीन, और ये दोनों का सम 25 है, ये 12 होगा। तो मेरा मानना है बी फॉर बॉम्बे अगर आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। 8 देख लेते हैं। क्या कह रहा है, कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 है, देन मैक्सिमम का तो यार मोड होना चाहिए आंसर। ये तो मेरे को लगता है कि कोई इशू आएगा नहीं। मैक्सिमम के 52 हैं, 52 इज द मीन, नहीं गलत होगा, 52 इज द मोड, मेरे हिसाब से सी फॉर चार्ली होगा। मोड की डेफिनेशन ही यही है, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार अपीयर आया है। कहते हैं कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है भैया, प्रोबेबिलिटी और रेड फेस कार्ड। आपको ये पता होना चाहिए बस रेड फेस कार्ड कितने, आंसर मिल जाएगा। भाई टोटल रेड और फेस कार्ड है ना वो 6 है, अगर 3 तो है ना वो हार्ट्स के हैं, ठीक है, और 3 जो हैं वो आप भी जो डायमंड है वो मान लेते हैं। अब जे के, जे क्यू और के 3 ये, और जे क्वीन और किंग 3 ये, ठीक है। रेड के तो कितने हो गए 6, तो ऊपर 6 आ गया, नीचे 52 आ गया, 2 से कट कर, यानी कि अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है, बिल्कुल ठीक है भैया। सेकंड क्वेश्चन करें। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन रीजनिंग कहाँ रखा है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर रैंडम फ्रॉम द, ठीक है, रैंडम लेने की प्रोबेबिलिटी है ना इज 1 कह रहा है। प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग ए नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, यार 1 तो नहीं होगा भाई, कोई भी नंबर लेगा ना, तो मान लीजिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 5 तो 1 बार है तो 1/20 होनी चाहिए, तो ये तो फॉल्स होगा भैया, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर लेना है तो एक बार में एक ही नंबर निकलेगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर कह रहा है, ठीक है।
कहता है कि एनी इवेंट ई द प्रोबेबिलिटी इज वन द श्योर इवेंट। ये तो बिल्कुल ट्रू भाई, ये बात तो सही है। ए फॉल्स और आर इज ट्रू। अगर आपका आंसर डी फॉर दिल्ली है, बिल्कुल ठीक आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। कहता है इवन और प्राइम नंबर आउट ऑफ 1 to 30 आना। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 30। इवन प्राइम नंबर तो 2 होता है यार, यानी कि एक सिंगल ही तो है पूरे मैच में जो इवन भी है प्राइम भी है। उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल तो भैया 30 हो गए, और ये जो है वो इवन प्राइम नंबर एक ही है यानी कि सिंगल है। तो आंसर हो जाएगा 1/30। 1/30 का मतलब है ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट ले लेते हैं। कहता है क्रिकेट मैच है, ठीक है भैया। टोटल बॉल्स कितनी, 42 बॉल्स प्ले करी गई। कहते हैं बैट्समैन ने 7 बाउंड्री हिट करी। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग ए बाउंड्री। पहले तो ये पता करें कितनी बॉलों पे बाउंड्री हिट नहीं करी। भैया 7 पे बाउंड्री हिट करी है, 42 में से 7 माइनस कर दिया, 35 पे हिट नहीं करी। प्रोबेबिलिटी निकाला 35 डिवाइड बाई 42। भैया मैंने काट दिया 7 से, 7 5 जा, 7 6 जा। अगर आपका आंसर सी फॉर चार्ली है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखें। A dice is thrown once, probability of getting a number which is not a factor of 36। पहले तो डाई के निकाल लो यार, डाई के सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 36 के फैक्टर ले लो। 36 के फैक्टर लिए तो देखो मजेदार चीज, 1 भी है बिल्कुल देखे दोनों में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 नहीं है। यानी कि ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 36। अगर 5 आ गया, 36 का फैक्टर तो है नहीं, तो भैया अकेला एक नंबर है 6 में से, तो डाइस इज थ्रोन वंस, तो भैया ठीक है। नोट है तो 1/6, यानी कि कौन सा, C4 अगर आपका चार्ली आंसर है, बिल्कुल ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है रेड बॉल इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। ठीक है भैया, मान लीजिए मैंने उनको x ले लिया तो उसको x+10 ले लिया। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स हो जाएंगे भैया, ऐड कर दो इनको, तो टोटल हो जाएंगे 2x+10। ठीक है। कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। रेड कितना है ये भैया, इसको डिवाइड कर देता हूँ, रेड को टोटल से डिवाइड कर देता हूँ। भैया ये देखिए, ये थी रेड x+10 और ये टोटल है 2x+10, ये 3/5 दे रखी है। अगर प्रोबेबिलिटी 3/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6x और ये 30 हो गया। फिर 5x और 50 हो गया। 5x को यहाँ ले आया, x आ गया, x20 आया, x20 भैया यहाँ पे पुट करोगे ना तो 50 आंसर है। टोटल क्या पूछ रहा था, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अगर ए फॉर एप्पल आंसर है, बिल्कुल ठीक है भैया आपका। सेवंथ क्वेश्चन देखिए भैया, सेवंथ क्या कर रहा है, डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। बहुत बढ़िया। सम ऑफ नंबर अपियरिंग एटमोस्ट 10। भैया एटमोस्ट 10 का मतलब क्या होता है, पहले तो बताओ, दो एक डाइस, पेयर ऑफ डाइस करेंगे ना तो टोटल 36 बनेंगे भैया आउटकम। ठीक है। और एटमोस्ट 10 में तो यार सारा ही आ जाएंगे, उसका मतलब पता क्या होता है, एटमोस्ट 10 में 2 भी चलेगा, 2 भी समा सकता है, 3 भी, 5, यानी कि 11 और 12 का छोड़ के आएगा। तो मैंने 11 और 12 का निकाला, 11 और 12 का भैया 5 6 6 5, और ये 6 6 हो सकता है ना 12 का। तो ये तीन ही पॉसिबल है 11 और 12 में। तो मैंने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 12 निकाली 3/36 आया। और मुझे इन सब की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दी। 1 में से माइनस कर दी, क्यों माइनस कर दी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना। तो 11/12 कौन सा, मेरा डी फॉर दिल्ली आया। देखिए इस वर्ड का क्या मीनिंग है, एटमोस्ट 10 का मतलब है 2 भी चलेगा, सम 3 भी, 1 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अगर सैंपल स्पेस बनाओगे ना किसके, दो डाइस के, तो 1 1 भी आ सकता है भैया, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, ऐसे 1 6 आएगा। इस तरह से भैया 36 बनेंगे टोटल। अब 36 तो बनेंगे, लेकिन ये आपको समझ में आया मैंने क्या करा है, तो बात बनी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ये। 8 क्वेश्चन देखते हैं भैया। हमें रेशियो दे रखा है, फिर कहता है प्रोबेबिलिटी ब्लैक इन कलर। भैया सबसे पहले रेड आया है, ये ब्लैक आया है। अगर मैं इनका रेशियो निकालूं
पहले रेड है तो भैया रेड और ब्लैक का रेशियो हो गया, एक्स लगा दो, 3x 7x टोटल 10x हो गए। हमसे कहते हैं बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। ब्लैक तो भैया 7x है, ये लो 7x ऊपर, नीचे टोटल 10x कैंसिल हो गया, 7/10 0.57 आंसर होता है। 9th क्वेश्चन देख लो भाई, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन यही था लास्ट। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड का मतलब है एक हेड भी चलेगा, दो हेड भी चलेंगे, ध्यान में रखना। दो कॉइन फेंकते हैं ना तो टोटल आइटम बनते हैं 4, ये लो भैया, एक हेड भी चाहिए, टोटल हो गए 4 बन गए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या है, एक हेड ये भी है और ये दो हेड, तो 3/4 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल ठीक, 3/4 कौन, C4 कैट अगर आपका आंसर है। मच